इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। चैप्टर 271 3:15 बजे। टैप टैप टैप। दो लोग साथ साथ चलते हुए देखे जा सकते थे क्योंकि वे जल्दी जल्दी व्यस्त गलियारे से निकल रहे थे। ... उसी दिन जब संधि को अंतिम रूप दिया गया था और उसके मिशन पूरे हो गए थे, लैंडन ने सांता के पूरे गिरोह को जांच के लिए जाने के लिए कहा था। वह एड्रियन को यह नहीं बता सकता था कि उसने उस आदमी को अपेंडिसाइटिस होने की भविष्यवाणी की थी, इसलिए वह केवल इस जांच के बहाने के साथ आ सकता था। हर कोई जांच प्रक्रिया से गुजरा था, ये सत्यापित करने के लिए कि उनके शरीर में कोई ज्ञात बीमारी है या नहीं। किसी को यह पता होना चाहिए कि बेमार्ड में काम करने वाले केवल वही पहचान सकते थे जो उन्हें अब तक पता था, इसलिए कुछ और उनके लिए हल करना बहुत कठिन होगा। जैसा कि लैंडन ने कहा था, पृथ्वी पर हजारों से ज्यादा चिकित्सा प्रक्रियाएं मौजूद थीं और सिस्टम ने उसे बस कुछ ही दिए थे। किसी को यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर मौजूद सर्जिकल और गैर सर्जिकल दोनों प्रक्रियाओं का संयोजन लगभग 500,000 के करीब है। अब लैंडन के पिछले इनाम के रूप में 10 और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के साथ बेमार्ड केवल 15 प्रमुख शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और 37 गैर शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे फ्लू, बुखार, चिकन पॉक्स, चकत्ते और इसी तरह का इलाज करने में सक्षम होगा। इसलिए ये जांच केवल उन लोगों पर की गई जिन्हें सिस्टम ने उसे दिया था। वैसे भी लैंडन द्वारा सभी को जांच के लिए ले जाने के बाद उन्हें तुरंत पता चल गया था कि एड्रियन को एक आंतरिक चोट थी, जबकि बाकी लोगों को बस थोड़ी समस्याएं थीं जैसे पोषक तत्वों की कमी और इसी तरह। और पूरी जांच प्रक्रिया के लिए अस्पताल के कर्मचारियों ने कई चिकित्सा जांचों के माध्यम से ये सब किया था। रक्तचाप, मूत्र परीक्षण और इसी तरह की सभी जांचें उन पर की गईं, रक्त परीक्षणों को छोड़कर। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लोगों को एक कंप्यूटरीकृत विश्लेषक की आवश्यकता थी जो रोगी के रक्त में सभी श्वेत रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं और इसी तरह की अन्य की गणना करने में सक्षम हो। एक स्वस्थ व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं आदि की एक निश्चित संख्या होती है, इसलिए रोगी में कुल संख्या जानने से पता चलेगा कि वह बीमार है या नहीं। एक रक्त नमूने में लाखों कोशिकाएं होती हैं, इसलिए विश्लेषक के बिना कोई उन्हें कैसे गिन सकता है। जरूर वे इसे पुराने तरीके से कर सकते थे, कई गणनाएं करके, अनुमापन करके, ग्राफ का उपयोग करके इत्यादि, लेकिन लैंडन अभी ऐसा नहीं करना चाहता था। ये निश्चित रूप से भविष्य में किया जाएगा। डॉक्टर लैंडन, ये हैं रोगी की फाइलें, नर्स पॉल ने कहा जैसे ही उसने जल्दी से एक ग्रे फाइल लैंडन की ओर बढ़ाई। धन्यवाद नर्स पॉल। लैंडन ने अपने हाथों में फाइल को देखा और पढ़ते समय धीरे से अपना सिर हिलाया। डॉक्टर लिंकन, कुछ दिन पहले मरीज की शारीरिक जांच करते समय आपको क्या पता चला? उद्धरण चिन्ह __। जब लिंकन बोल रहे थे, लैंडन बहुत ध्यान से सुन रहा था। आमतौर पर पहला परीक्षण शारीरिक जांच होता था। मेडिकल दस्ताने पहनकर डॉक्टर कुछ दर्दनाक क्षेत्रों पर धीरे से दबाव डालते थे ताकि यह पता चल सके कि सूजन वाली आंतरिक चोटें कहाँ हैं। बेशक इस चरण के दौरान डॉक्टर हमेशा किसी कठोर बोलस की तलाश करते थे या मरीज की मांसपेशियों में किसी तरह की अकड़न की जब वे कुछ क्षेत्रों को छूते थे। इसके अलावा वे रिफ्लेक्स की जांच करने, तापमान लेने आदि के लिए कई अन्य शारीरिक परीक्षण करते थे, और जब वे कर लेते थे तो वे अपने निष्कर्ष लिखते थे और बाद में मरीज को मूत्र परीक्षण के लिए भेजते थे। मूत्र परीक्षण को देखते हुए ये केवल अस्पताल के क्लिनिकल लैब तकनीशियनों द्वारा किया जाता था और परीक्षण को स्वयं 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था: दृश्य, डिप्स्टिक और माइक्रोस्कोपिक। दृश्य भाग के लिए उन्हें मूत्र के अनुभव की जांच करनी थी। क्या ये स्पष्ट था? बहुत पीला, भूरा, खूनी और इसी तरह। बेशक ये सभी चीजें अपने आप में अलग अलग अंतर दिखाती हैं। वहां से वे डिप्स्टिक जांच की ओर बढ़ेंगे। संक्षेप में, डिप्स्टिक पतली प्लास्टिक की छड़ें थीं जिनके एक छोर पर रासायनिक पट्टियां लगी होती थीं, इसलिए जब वे मूत्र में पट्टियां डालते हैं तो पट्टियां रंग बदल लेती हैं, कुछ तत्वों की अधिकता या कमी दिखाती हैं। इस स्तर पर क्लिनिकल लैब तकनीशियन कई चीजों की जांच करते हैं जैसे अम्लता, सांद्रता, चीनी, कीटोन और इसी तरह। संक्षेप में, बहुत सारी चीजें थीं और अलग अलग रंग दिखाते हैं कि किसी के शरीर में कुछ चीजें बहुत अधिक हैं या नहीं, जिससे जटिल स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए, उच्च पीएच अम्लता ये दर्शाता है कि किसी को किडनी या मूत्रपथ विकार है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी मूत्र उन्हें बहुत कुछ बता सकता है और डिप्स्टिक परीक्षण के बाद वे माइक्रोस्कोपिक परीक्षणों के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ वे उच्च रिजोल्यूशन पर माइक्रोस्कोप पर कई बूंदें रखेंगे और अपने अवलोकन करेंगे। उन्होंने उस एक बूंद के भीतर प्रत्येक कोशिका के प्रकार के आकार और मात्रा को देखा। मूल रूप से, यदि उन्होंने बहुत अधिक श्वेत रक्त कोशिकाएं देखी और लगभग कोई भी अन्य कोशिकाएं तैरती हुई नहीं दिखीं, तो इससे पता चला कि रोगी के शरीर में कहीं न कहीं संक्रमण था। इसी तरह, यदि बहुत अधिक लाल रक्त कोशिकाएं थीं, तो ये किडनी की बीमारी या रक्त विकार का संकेत था। उन्होंने बैक्टीरिया या खमीर, कास्ट और यहां तक कि क्रिस्टल की भी जांच की। संक्षेप में, मूत्र विश्लेषण के दौरान बहुत सी चीजें हुईं और अभी तक पर्याप्त तकनीशियन नहीं थे।
अगर वे धरती पर होते तो यह मूत्र परीक्षण कंप्यूटरीकृत विश्लेषक के साथ किया जा सकता था, जो 1 मिनट में सब कुछ जांच लेता। लेकिन यहाँ प्रत्येक लैब तकनीशियन को सभी 3 जांच करने में लगभग 1 घंटा लगा। साथ ही परिणामों को ठीक से नोट भी करना था, और एक ही शिफ्ट में 150 लैब तकनीशियनों के काम करने के बावजूद अभी भी बहुत काम करना बाकी था। आपको पता होना चाहिए कि 97,000 से अधिक नागरिकों की आबादी के साथ प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 800 लोग प्रतिदिन आते हैं। यह एकमात्र अस्पताल था, इसलिए यह बहुत व्यस्त होगा। जरूर आसपास काम के क्लिनिक थे, लेकिन वे जांच वगैरह नहीं करते थे। वे काम से संबंधित चोटों, प्राथमिक उपचार वगैरह का समाधान करते थे। वे मरीज को मुख्य अस्पताल भेजने से पहले उसके दर्द को दूर करने के लिए वहां थे। तो बेशक लैब तकनीशियन हमेशा मूत्र विश्लेषण, लार विश्लेषण और कई अन्य काम करने में व्यस्त रहते थे। बिल्कुल सही, मेडिकल टेस्ट से आपके निष्कर्ष वाकई सही थे। और अब आपके आखिरी सवाल के लिए, आपके उदाहरण के आधार पर आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने मरीज पर उस नई स्कैनिंग मशीन का इस्तेमाल करने का फैसला किया? / _ आपके उदाहरण के आधार पर आपको क्या लगता है कि मैंने मरीज पर उस नई स्कैनिंग मशीन का उपयोग करने का फैसला क्यों किया? / हाँ, जून में आने के बाद से ही लैंडन ने एक मेडिकल स्कैनिंग मशीन विकसित की थी, और इसका कारण सरल था। जब उसे सिस्टम के अंतिम मिशन से पुरस्कार के रूप में सभी 10 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं प्राप्त हुईं, तो उसे एहसास हुआ कि ये सभी सर्जरी आंतरिक चोटों का इलाज करती हैं। अब आपको ये जानना चाहिए क्योंकि उसके पहले 5 शल्य चिकित्सा पुरस्कार बाहरी थे। स्टाफ आसानी से अपने मरीजों की पहचान कर सकता था और उनका इलाज कर सकता था, जैसे घावों को सिलना वगैरह, लेकिन ये सभी आंतरिक थे। क्या उसे चेकअप के दौरान हर मरीज को सिर्फ ये जानने के लिए खोलना होगा कि उन्हें इन सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं? वहाँ की तरह होगा, मुझे तुम्हें काटने दो और जांचो कि तुम्हें अपेंडिसाइटिस है या नहीं, और अगर अंत में तुम्हें यह नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिल दूंगा, ठीक है? हाँ, नहीं, ये तो बहुत हास्यास्पद होगा। पिछली जांचों के लिए किडनी और मूत्र मार्ग के अलावा उन जांचों से केवल शरीर के भीतर संभावित संक्रमण का संकेत मिला, लेकिन वे संक्रमण की सटीक स्थिति का पता नहीं लगा सके। ये जानवर, हाथ या तिल्ली भी हो सकता है। डॉक्टर उन जांचों से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ चोटें ऊतक तंतुओं, मांसपेशियों आदि के नीचे छिपी होती हैं। तो जांच से केवल यही पता चलता है, हाँ, श्री एक्स के शरीर के किसी खास हिस्से में कहीं गंभीर संक्रमण है, लेकिन उस हिस्से में समस्या वास्तव में कहाँ से आ रही थी? फिर से सभी तरह की जांच की गई जो ये साबित कर सकती थी कि मरीज की हालत गंभीर है, लेकिन ये सब जल्दी पता लगाने के लिए बेहतर तकनीक की जरूरत थी। उदाहरण के लिए, उस समय जब मेडिकल तकनीक की मशीनें नहीं आई थीं, तब तक किसी को पता नहीं चलता था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है या नहीं, जब तक कि वह काफ़ी बड़ा न हो जाए, और उस अवस्था में ये रोगी के स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर हो सकता था। लेकिन आधुनिक मशीनों के साथ कोई व्यक्ति कई सप्ताह पुरानी कैंसर कोशिका को भी देख सकता है और उसे तुरंत हटा सकता है। किसी को पता होना चाहिए कि रोगी 20 से 30 साल तक बिना ये जाने जी सकते हैं कि उन्हें कैंसर है। ये कैंसर के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वे नियमित रूप से जांच के लिए जाते तो डॉक्टर शायद इसे इसके शुरुआती चरण में ही देख लेते। लैंडन के लिए जब किसी के जीवन से निपटना हो तो ये भूल जाए कि मशीनें कितनी महंगी थीं, या तकनीक आने से पहले डॉक्टर कैसे काम करते थे। भविष्य को बचाने के लिए सबसे बुरा होने से रोकना सबसे अच्छा था। क्या उसे रोगी को बचाने से पहले ट्यूमर के बढ़ने तक इंतजार करना चाहिए? नहीं, इसीलिए ये सीटी स्कैन जरूरी थे। बेशक जैसे धरती पर किया जाता था, सिर्फ अगर टेस्ट से पता चले कि किसी को सीटी स्कैन की जरूरत है तो वे करवाते थे। सीटी स्कैन में एक्सरे सिस्टम होता था, इसलिए वे हर किसी का यहाँ वहाँ एक्सरे नहीं कर सकते थे। आमतौर पर डॉक्टर तब रुकते हैं जब जांच से पता चलता है कि मरीज को इसकी जरूरत है। साथ ही अगर मरीज चल नहीं सकता, सूजन है जो सामान्य उपचार के बाद कम नहीं हो सकती वगैरह। साधारण एक्सरे डिवाइस सिर्फ हड्डी दिखा सकती थी, लेकिन जब इसे मेडिकल स्कैनिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है तो ये हड्डियों के साथ साथ नर्म ऊतकों और अंगों को भी दिखा सकती है। इसलिए यहाँ सीटी स्कैनर निश्चित रूप से बेहतर विकल्प थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन PS, अगले 8 पैराग्राफ में इसे विस्तार से समझा रहा हूँ उन सभी पाठकों के लिए जो अक्सर शिकायत करते हैं कि मैं जानकारी छोड़ देता हूँ। अगर आप CT स्कैनर के निर्माण को देखे बिना कहानी जारी रखना चाहते हैं तो इसके बाद 9वें पैराग्राफ पर जाएं। हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अब इन CT स्कैनर के मामले पर लैंडन को उन्हें स्कैनर के रूप में सोचना पसंद था जो एक्सरे मशीन से जुड़े होते हैं, जो प्रिंट भी कर सकते हैं। इसलिए उनके पास कुछ कंप्यूटरीकृत फंक्शन भी थे, लेकिन एक स्कूल कैलकुलेटर के विपरीत जो एक साथ कई चीज़ों की गणना कर सकता है। इन मशीनों में बहुत कम मुख्य सेटिंग्स होती हैं। संक्षेप में, उनमें लगभग वही सेटिंग्स थीं जो उस फोटोकॉपी मशीन में थी जो उसने पहले बनाई थी। और फिर एक्सरे मशीन का हिस्सा बनाना भी बहुत आसान था।
ये सब प्रकाश उत्सर्जन और बिजली के कार्य पर काम करता था। एक कैथोड, टंगस्टन एनोड, फिल्टर, मोटर, प्रकाश स्रोत और एक विशेष तेल की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, इसके पीछे का विज्ञान स्पेक्ट्रम के नीचे एक साधारण प्रकाश स्रोत को एक्सरे किरण में बदलना था। और अगर कोई बहुत घातक रूप से देखता है तो पूरी बात इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी थी। सरल डॉट। वैसे भी प्रक्रिया की शुरुआत में रोगी को एक विशेष खाद्य गैर जहरीला रंग पीने के लिए कहा जाएगा। ये रंग मूल रूप से किसी भी एक्सरे विकिरण को हड्डियों में घुसने से रोक देगा। और निश्चित रूप से पीने के बाद रोगी एक कन्वेयर बेल्ट पर लेट जाएगा जो सीटी मशीन से जुड़ा हुआ था। डॉट। निश्चित रूप से वहां से कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ेगा क्योंकि यह सीटी स्कैनिंग मशीन पर एक सुरंग जैसे छेद से रोगी को पार करता है। और जैसे ही वे छेद से गुजरते हैं, मशीन एक साथ कई संकीर्ण एक्सरे किरणें निकालती है। ये किरणें रोगी के चारों ओर अलग अलग कोनों में घूमती रहेंगी जब तक कि पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। डॉट। साथ ही जैसे ही किरणें रोगी के माध्यम से गुजरती हैं, एक्सरे स्रोत के ठीक सामने स्थित एक्सरे डिटेक्टर इन संकेतों को उठाते हैं और मेडिकल कंप्यूटरीकृत स्कैनर को भेजते हैं, कुछ हद तक रेडियो तरंग आवृत्तियों की तरह। खैर, लैंडन ने इमेजिंग को संभालने के लिए स्कैनर को संशोधित किया था। डॉट। किसी को यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर वापस कंप्यूटर संकेतों को छवियों में बदलने के प्रभारी होंगे। इसलिए इस क्षेत्र को अनुकूलित करने के लिए लैंडन ने यहाँ वहाँ कुछ चीज़ों को बदल दिया था और यहाँ एक मेडिकल स्कैनर फॉर डमीज प्रकार की प्रणाली बनाई थी। जैसा कि उन्होंने कहा था, यह एक नियमित फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता था। डॉट। डॉक्टर को बस इतना करना था कि ऑन बटन ऑफ बटन दबाएं, किसी भी रिजोल्यूशन जो 0.5-0.62 मिलीमीटर के बीच था के बीच स्कैनिंग चुनें, छवियों को प्रिंट करें। साथ ही अपनी इच्छानुसार मुद्रित प्रतियों की संख्या भी दर्ज करें, न ज्यादा न कम। डॉट। और चूंकि सीटी स्कैन में एक्सरे मशीनें भी लगी हुई थीं, लैंडन ने अलग अलग एक्सरे मशीनें बनाने का भी फैसला किया था जो सिर्फ टूटी हुई हड्डियों को ही देख सकेंगी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस मिशन को पूरा करने और सभी आंतरिक चोटों को ठीक करने के लिए यही एकमात्र तरीका था। डॉट। 3:27 अपराह्न। डॉट। एड्रियन को यह नीला रोगी गाउन पहनते समय बहुत अजीब लगा। सबसे पहले वह एक आदमी था और गाउन पहनने का विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया था, एक बार भी नहीं। लेकिन फिर भी वह यहाँ था, एक गाउन पहने हुए पूरी तरह से नंगा। और पीठ में क्या था? यह इतना खुला क्यों था? इसके कपड़ों की शैली निश्चित रूप से अजीब थी। डॉट। लेकिन मामले की अजीबता के अलावा वह कुछ हद तक खुश भी था कि वह आखिरकार खुद को हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। पिछले कुछ सालों में उसने जो दर्द झेला है उसके बारे में कोई और नहीं जानता। सबसे पहले यह उसकी नाभि के आसपास बहुत हल्के दर्द से शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, ये दर्द उसके पेट के निचले हिस्से में स्थानांतरित हो गया। डॉट। और इसके अलावा उसे भूख भी नहीं लग रही थी। साथ ही तेज बुखार के कारण उसे कई रातें नींद नहीं आती थी। एक राजा के रूप में वह डर या कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा सकता था, इसलिए इन चीज़ों के बारे में सिर्फ उसके बेटे ही जानते थे। लेकिन अब वह आखिरकार खुद का इलाज कर सकता था। डॉट। एड्रियन, कृपया इस बिस्तर पर लेट जाए और हम आपको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, नर्सों में से एक ने कहा, जो तेजी से एड्रियन को बिस्तर पर ले जाने में मदद करने के लिए दौड़ी। एड्रियन लेट गया और अपने आसपास की नर्सों की बातें सुनने लगा, जो उस समय उसकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रख रही थीं। और जब उसे शानदार रोलिंग बेड पर ले जाया गया जो उसे किसी अज्ञात स्थान की ओर धकेलता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि अन्य उपचार गृह इस तरह क्यों नहीं हो सकते। ये ग्राहक सेवा की पराकाष्ठा थी। डॉट। धमाका, दरवाजे खुले और एड्रियन अंदर आया। उसने सफ़ेद दीवारों वाले थिएटर के चारों ओर देखा और तुरंत कमरे के अंदर 2 डॉक्टर और 4 नर्सों को देखा। वे सभी अपने मेडिकल परिधानों में सिर से पैर तक ढके हुए थे। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो एड्रियन ऊपर देखने से खुद को रोक नहीं सका। बच्चा, क्या ये तुम हो? _उद्धरण चिन्ह __ डॉट। लैंडन से 1 मिनट बात करने के बाद एड्रियन का दिल आखिरकार शांत हो गया। ये जानना जरूरी था कि अंदर ही अंदर वह अभी भी बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ था। यह उसकी पहली सर्जरी थी, इसलिए लैंडन को यहाँ देखकर वह थोड़ा आश्वस्त हुआ। और बस इसी तरह आखिरकार सर्जरी शुरू हो गई। डॉट। उन्होंने उसके चेहरे पर कई ट्यूब लगाईं और बहुत जल्द उसे बहुत नींद आने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब वह उठा तो उन्होंने उसे बताया था कि सर्जरी खत्म हो गई है। कैसे? क्या उसने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद नहीं की थीं? आखिर उनका क्या मतलब था कि यह खत्म हो गई है? जबड़े में दर्द कहाँ था? उसे एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। डॉट। लेकिन जब उसे उठने के लिए संघर्ष करते हुए हल्का दर्द महसूस हुआ तो उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वे उसे बिना कुछ महसूस किए कैसे काट पाए, इसका कोई मतलब नहीं था। डॉट। डिंग, सिस्टम की रोबोटिक आवाज़ गूंजी। साइड मिशन 2 पूरा हुआ। क्या आप अब अपने पुरस्कार प्राप्त करना चाहेंगे? हाँ _ कुछ सेकंड बाद लैंडन ने अपने आंकड़े देखना शुरू किया। इस मिशन के पूरा होने के बाद वह आखिरकार बेमार्ड को छोड़ सकता था।
हे, अब ये कार्रवाई का समय था। लेकिन निश्चित रूप से लैंडन अकेला नहीं था जो कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। व्हाइटवुड सिटी, अर्काडिना। काश कोड़े की मार की आवाज उसके शिकार के शरीर पर हिंसक रूप से पड़ती हुई सुनी जा सकती थी। काश 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 एक आदमी की चीखें, जिसे आधा पीटा गया था, एक छोटे से अंधेरे कमरे में फुसफुसाती हुई गूंज रही थीं, जबकि उसकी कमजोर आवाज में असहायता का संकेत था। कृपया, खांसी, मुझे मत मारो, मैं कबूल करूंगा, आदमी ने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा, क्योंकि वह अपने आसपास के लोगों को देख रहा था। नेता ने उस आदमी को देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो, और अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उसे भोर तक यातना देते रहें। कुछ घंटों बाद नेता अपने कक्ष में गया, उसके पीछे उसका भरोसेमंद शूरवीर भी था। महाराज, क्या आपको लगता है कि चूहा आएगा? उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक रूप से। चैप्टर 273। महामहिम, क्या आपको लगता है कि चूहा अभी भी आएगा? उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक। उद्धरण चिन्ह। एली वर्तमान में व्हाइटवुड सिटी में था, जो उसका आधिकारिक बेस था जो उसे उसके पिता ने दिया था, और अभी वह अपने शहर के भीतर थोड़ा सा कीट नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने शहर के भीतर 3 टेरिकेन जासूसों की खोज की थी, और ऐसा लग रहा था कि वे कमीने बहुत पहले ही आ गए थे, जब वह अभी भी सीमाओं पर था। इसके अलावा चूंकि शहर राजधानी शहर के बेहद करीब था, ये जासूस केवल 2 की छोटी संख्या में और अधिकतम 4 की संख्या में ही आ सकते थे, इसलिए वे आसपास के बाकी किसानों और नागरिकों के साथ घुलने मिलने में लगभग सफल हो गए थे। लेकिन उनके लिए दुख की बात है कि वे सभी अंत में पकड़े गए। ये सब उनके एक सूचना संग्रह मिशन से वापस लौटते समय हुआ। शहर, मूलतः वे किसी ऐसी जगह पर एकत्रित हुए थे जहां उन्हें लगा कि शांति है, ताकि वे अपने निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए एक गुप्त बैठक कर सकें। और दुर्भाग्य से उनके लिए वहां एक 14 वर्षीय किसान लड़का था, जिसने छिपते समय उनकी बातचीत के कुछ अंश सुने थे। वह छोटा किसान लड़का अभी अभी नींद से उठा था जब उसने उनकी बातचीत सुनी। उसने झाड़ियों और पेड़ों के बीच एक बैरल छिपाकर एक गुप्त सोने का स्थान बनाया था। चूंकि वह दिन में कम से कम एक बार घर वापस जाने या काम पर वापस जाने से पहले इस जगह का इस्तेमाल करता था। वह यहाँ के प्रसिद्ध कुलीन परिवारों में से एक के कई अस्तबल लड़कों में से एक था। आमतौर पर वह सुबह 5 बजे काम शुरू करता था और फिर शाम 5 बजे तक वहीं रहता था। वह पूरे 12 घंटे का समय था, जिसमें हजारों शूरवीर घोड़ों को धोना, घोड़ों की लीद धोना, घोड़ों के बच्चे पैदा करना इत्यादि शामिल थे। संक्षेप में, घोड़ों से संबंधित कोई भी काम पूरा करना उनका कर्तव्य था। आमतौर पर 12 घंटे काम करने के बाद वह आमतौर पर इस गुप्त ठिकाने पर जाकर सो जाता था, और रात 10 बजे तक वह आमतौर पर फिर से जाग जाता था और अपनी दूसरी नौकरी पर चला जाता था। एक किसान के रूप में वे आमतौर पर गरीब थे, और उनका पूरा परिवार बहुत बड़ा था। वे कुल 9 लोग थे, जिसमें वह पहला बच्चा था, इसलिए उसे अपने माता पिता को अपने जूनियर और अपने दादा दादी को खिलाने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वैसे भी अपने आराम के दौरान बीच में उसका अवचेतन जाग गया था जब उसने टेरिक शब्द सुना, और एक आर्केडियन के रूप में ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उस जगह के बारे में न जानता हो, क्योंकि दोनों साम्राज्य हमेशा एक दूसरे के साथ विवाद में रहते थे। इसलिए उसने उनकी बातचीत पर पूरा ध्यान दिया और बैरल के चारों ओर बनाए गए छोटे छोटे श्वास छिद्रों के माध्यम से उन पर जासूसी की। उसने पाया था कि उन तीनों का शहर में एक नेता था, और वे एली के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने आए थे। और अब उस घटना के 1 हफ्ते बाद उसने आखिरकार यह पता लगा लिया था कि वे लोग शहर में कहाँ रहते थे, और जल्दी से एली के पास पहुंच गया था। लेकिन दुर्भाग्य से नेता अभी भी उनके लिए अज्ञात था। इस मामले में एली वास्तव में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि नेता वास्तव में कौन है। लेकिन जो बात उसे वास्तव में चिंतित करती थी वह पूरी तरह से एक और मामला था। महाराज, क्या आपको लगता है कि यह सच है? जीरियस ने पूछा, जो एली का सबसे भरोसेमंद शूरवीर था। एली कुछ देर के लिए चुप बैठा रहा, क्योंकि वह अपनी भड़की हुई नसों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। इन टेरिक्स के कबूलनामे से पहले ही स्लीथेरिन ने उसे इस मामले के बारे में एक गुप्त संदेश भेज दिया था। यह अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण था। एली ने अपने हाथों को गुस्से से बंद कर लिया, क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा उसके सिस्टम में गहराई से उबल रहा था। क्रोध और घृणा की आग ने उसे पूरी तरह से दबा दिया, क्योंकि उसने तेजी से अपनी मुट्ठी को अपने बगल की दीवार पर पटक दिया। बहुत बढ़िया भाई, ऐसा लगता है कि तुम सच में मेरे गुस्से के परिणामों को भूल गए हो। बेशक एली जिस भाई के बारे में बात कर रहा था वह जेम्स था, और कौन इतना मूर्ख हो सकता है कि अर्काडिना की 60% जमीन बेचने की पेशकश करे। एली इतना गुस्से में था कि उसे लगा कि अगर उसने जेम्स को फिर कभी देखा तो वह उस आदमी का गला घोंटकर मार डालेगा। मूर्ख ने अपनी संपत्ति को ऐसे ही देने की हिम्मत कैसे की? जब स्लीथेरिन ने रिपोर्ट घर भेजी थी तो वह गुस्से से लगभग मर ही गया था। तुम उसे सिंहासन के लिए मारना चाहते हो?
कोई बात नहीं, वास्तव में वह ये भी कहेगा कि वह मूर्ख की हिम्मत का थोड़ा सम्मान करता है, लेकिन उसे मारने के बाद एक बड़ा टुकड़ा देना मूर्खता थी। मेरा मतलब है, सिंहासन के लिए उसे मारने का क्या मतलब था अगर आप इसे साधारण भोजन की तरह बांट सकते थे। बस इसके बारे में सोचने से उसे लगा कि जेम्स निश्चित रूप से उसका भाई नहीं था। जरूर तीसरी माँ ने पिता को धोखा दिया होगा, तभी तो उसे ऐसा बेवकूफ़ भाई मिला। लेकिन यह वह बात नहीं थी जो एली को सच में परेशान कर रही थी। उसके लिए इस सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसके बेवकूफ़ भाई ने एक नया दुश्मन ला दिया था, टैरिक का नया राजा, और यह निश्चित रूप से उसकी सभी भविष्य की योजनाओं को बर्बाद कर सकता था। महाराज, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। जल्द ही सर स्लीथेरिन बाकी शूरवीरों के साथ आएंगे, और तब तक हम अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे लगता है कि आप सही हैं। यहाँ से टैरिक मेरे साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अभी के लिए उनकी ओर से कोई और हत्या का प्रयास नहीं होगा। ओह, और इससे मुझे याद आया, मुझे आपसे बेमाद से किसी भी पत्र की तलाश करने की आवश्यकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह अब से 2 सप्ताह बाद या सितंबर के भीतर कभी भी आ जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह __। आपको पता होना चाहिए कि युद्ध मई के मध्य में लड़ा गया था, और इसलिए 4 से 4.5 महीने की यात्रा के साथ निश्चित रूप से सब कुछ उस समय सीमा के आसपास आएगा। फिर से साम्राज्य द्वारा संरक्षित आधिकारिक सवार संघ थे जो संदेश पहुंचाते थे, इसलिए पत्र हर शहर और कस्बे में हाथ बदलता रहता था अगर सवार को सोने की जरूरत होती थी, और इस तरह संदेश बिना किसी देरी के यात्रा करता था। तो इसे सरल शब्दों में कहें तो जब संदेशवाहकों का उपयोग किया जाता था, एली 3.5 महीने के समय में संदेश प्राप्त कर सकता था क्योंकि संदेश बिना रुके यात्रा करता था। लेकिन अगर उसके आदमी वापस आते तो यह 4 से 4.5 महीने का समय होता क्योंकि वे अपनी यात्रा के दौरान हर 2 दिन में शिविर लगाने के लिए रुकते थे। ये लोग नींद से वंचित रहने के आदी थे। इसलिए इस समय सीमा के आसपास एली को अब से किसी भी समय लैंडन की हार के बारे में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद थी। उसने बेमार्ड में 300 से ज्यादा लोगों को भेजा था, इसलिए उसके दिमाग में केवल एक ही संभावित परिणाम था और वह था उसकी जीत। एली के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई जैसे ही उसने बेमार्ड के बारे में सोचा। जल्द ही वह अपनी योजनाओं के तीसरे चरण पर आगे बढ़ सकेगा। जल्द ही वह राजा बन जाएगा। राजधानी अर्काडिना। तो तुम्हें यकीन है कि वह मर चुका है। उद्धरण चिन्ह _। एलेक्स अपने सिंहासन पर बैठा और अपने शूरवीरों को जिज्ञासा से देखा। क्या शैनन वास्तव में मर चुका है? शैनन, यार, क्या तुम मेरे नाम को शांति से रहने दोगे? एलेक्स ने अपने शूरवीरों को देखा मानो उनमें कोई झूठा संकेत देख रहा हो। उसने पिछले साल अगस्त के आखिरी सप्ताह में मार्डर के साथ इन शूरवीर कप्तानों को भेजा था, और उनकी रिपोर्ट के अनुसार वे दिसंबर में कभी भी आ गए थे। इस साल मार्च तक वहां रहे और तुरंत बाद चले गए, और अब वे फिर से अगस्त के दौरान ही आ गए थे। तो संक्षेप में वे इस मिशन के लिए पूरे 1 साल तक बाहर रहे थे। लेकिन एलेक्स को आश्चर्य हुआ वह ये कि शैनन वास्तव में मर चुका था, तो वह बिना किसी बात के पागल हो गया था। कमरे में मौजूद सभी लोग पागल की हंसी की तरह एलेक्स की तेज आवाज ने कमरे को भर दिया। जैसे वह खुशी से अपनी जांघों को थपथपा रहा था, वह हंसा और कांपने लगा जैसे पावर रेंजर मेगाजॉर्ज हिलते थे जब उन्हें आखिरकार एक साथ जोड़ दिया गया। ये हास्यास्पद था। एलेक्स को राहत और ताजगी महसूस हुई क्योंकि उसने सुना था कि उसका लंबे समय का दुश्मन आखिरकार मर चुका है। लेकिन बाद में वह खुशी धीरे धीरे भ्रम, चिंता और क्रोध में बदल गई जैसे ही उसने मामले का गहराई से विश्लेषण करना शुरू किया। धिक्कार है, अगर ये शैनन नहीं थी तो किस चालबाज ने उसे यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाया था कि शैनन ने उसकी सबसे बड़ी बेटी को मार दिया है। शैनन के कंधे क्रोध से कांप रहे थे क्योंकि वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। आखिर वह कौन था? पहले उसने सोचा था कि उसका दुश्मन शैनन है, लेकिन अब ये पता चलने पर कि उसके साथ एक अज्ञात दुश्मन भी है, उसका दिल उछल पड़ा। अनुभव से अज्ञात का सामना करना हमेशा डरावना होता है क्योंकि दुश्मन उसके बारे में सब कुछ जानता है लेकिन वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता। कितना निराशाजनक। उसका दिमाग घूमता रहा क्योंकि वह साम्राज्य के सभी शक्तिशाली लोगों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुख की बात है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच पाया जो उसके खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को ला सके। उसे पता था कि यह किसी दूसरे साम्राज्य का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। भूल जाओ, अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। लड़के के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह महाराज, हमारे अवलोकन से वह भविष्य में आपके लिए कोई खतरा नहीं होगा। लड़के में साहस की कमी लगती है क्योंकि हम उसे चाहे जितना भी धकेलें वह हमेशा नम्र और विनम्र बना रहेगा। उद्धरण चिन्ह हाँ महाराज, वह नवजात मेमने की तरह कमजोर है जो अपने ऊन का भार नहीं उठा सकता। उद्धरण चिन्ह
अंडरस्को। एलेक ने सुना और सिर हिलाया क्योंकि वह गहरी सोच में डूब गया था। अपने शूरवीरों के विपरीत उसके पास मामले को देखने का एक और दृष्टिकोण था, और वह था समय। एक मार्डर अपने लिए खड़ा नहीं होने का एकमात्र कारण यह था कि वह अपने लिए अधिक समय खरीद रहा था। वर्तमान मार्डर कमजोर था और उसे अधिक बलों की आवश्यकता थी, इसलिए वह अभी केवल विनम्र व्यवहार कर सकता था। लेकिन एलेक्स मूर्ख नहीं था। क्या शैनन ने भी ऐसा ही नहीं किया था? हमेशा यहाँ वहाँ उसकी चापलूसी करता रहता, मानो उसे परवाह हो। सच में एक सांप दूसरे सांप से ही पैदा हो सकता है। उसने अभी के लिए मार्डर को अपने दिमाग में पीछे रखने का फैसला किया। आखिर एक छोटा सा लड़का उसका क्या बिगाड़ सकता है? बेकार के बारे में सोचने के बजाय दूसरे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सोचना बेहतर था, जैसे उसका सिंहासन। हाँ, आज सुबह उसे अपनी परिषद द्वारा याद दिलाया गया कि उसने अपने सिंहासन से हटने के मामले पर चर्चा करने के लिए आज का दिन चुना था। खैर, 3 साल पहले उसे सिंहासन अली को सौंपना था, लेकिन हर साल वह अपने त्याग की तारीख को अगले साल तक टाल देता था। संक्षेप में, वह जल्द ही अपना सिंहासन नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे सारी शक्ति पसंद थी। इसलिए उसने एली के 35 साल के होने पर सिंहासन छोड़ने की योजना बनाई। अभी एली इस साल सिर्फ 20 साल का हुआ था, तो 15 साल बाद वह सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा। और सौभाग्य से एली ने उसे अच्छी तरह से समझा था और हर तरह से उसका साथ दिया था। इसलिए एलेक्स को सिंहासन अपने पास रखने के बारे में बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। वैसे भी वह तारीख को 15 साल बाद नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि इससे लोग एली को नीची नज़र से देखेंगे। इसलिए उसने अपने त्याग की तारीख को 2 साल बाद बढ़ा दिया था, और जब उसके त्याग का समय आया तो वह बार बार वही काम करेगा। वैसे भी अभी उसे एक औपचारिक समारोह फिर से आयोजित करना था और अपने लोगों को अपने फैसले के बारे में बताना था। संक्षेप में, एलेक्स ने जितनी बार तारीख को आगे बढ़ाया था, लोगों को अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी नज़र में उनका ये राजा वास्तव में सत्ता से प्यार करता था। एलेक्स खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसने सोचा कि वह आने वाले कई सालों तक कैसे शासन करेगा। उसने अपने विशाल सिंहासन कक्ष के चारों ओर देखा और इस सीट की सुनहरी भुजाओं को सहलाना शुरू कर दिया। हा, ये सब मेरा है। अर्काडिना पूरी तरह से मेरी है, और जो कोई भी इसे चाहता है उसे इसे मेरी लाश पर लेना होगा। लिपोसिटी अर्काडिना। कॉनर वर्तमान में अपने दूसरे बेस में था, जो कि 2 शहरों, 4 कस्बों और एक गांव से दूर था, जहां उसे मिस्टर डेथ ने बंधक बना रखा था। अभी उसे अपनी योजनाएं जल्द से जल्द बनानी थीं। उसने उन खेलों के दौरान बहुत से लोगों को खो दिया था, और इससे निश्चित रूप से सिंहासन हासिल करने की उसकी संभावना कम हो गई थी। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी बड़े कदम उठाने पड़े। ओ ब्रेन, मुझे चाहिए कि तुम वहां जाओ और लोगों को भर्ती करो, और अगर बहुत से लोग साइन अप नहीं करना चाहते तो उनका अपहरण कर लो, और अगर यह अभी भी पर्याप्त नहीं है तो उनके परिवारों को भी बंधक बना लो। हमारे पास अभी हजारों गुलाम लड़कों को खरीदने के लिए ज्यादा नकदी नहीं है, इसलिए अपहरण करना सबसे अच्छा तरीका होगा। और याद रखो, तुम्हारी डेडलाइन इस साल दिसंबर है। मुझे निराश मत करो। / चिन्ह महाराज, इसे अपना काम समझो। / चिन्ह _ जब कॉनर ने ओ ब्रेन को जाते देखा तो वह भी मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। जल्द ही वह राजा के रूप में अपना सही स्थान ले लेगा, और कोई भी, एली भी नहीं, उसे रोक नहीं पाएगा। इस बार उसे 20,000 की सेना मिल जाएगी, इससे पहले कि वह फिर से अपना कदम बढ़ा सके। बस तुम रुको भाई, जल्द ही मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। अनजान सड़क अर्काडिना। अपने अन्य भाइयों के विपरीत, जिनके पास कई ठिकाने थे, जेम्स के पास सिर्फ एक था और वह उसका आधिकारिक ठिकाना था। इसलिए वह अभी भी सड़क पर यात्रा कर रहा था जब से मिस्टर डेथ ने उसे मुक्त किया था। जब उसने सोचा कि उसने कितने सारे लोगों को खो दिया है, तो वह खुद को रोने से नहीं रोक पाया, क्योंकि एक बार फिर अपने भाइयों के विपरीत, जो गुप्त रूप से और अधिक शूरवीरों को नियुक्त कर रहे थे, उसके पास केवल आधिकारिक 10,000 शूरवीर थे जो उसके पिता ने जिम को दिए थे, और अब 3,000 मर चुके थे। उसे क्या करना चाहिए? अगर उसके पिता को कभी पता चल गया तो वह शायद उसे राजा बनने के अयोग्य समझेगा। ये बहुत बुरा था। जेम्स ने कुछ देर तक सोचा, क्योंकि वह घोड़े पर अपनी यात्रा जारी रखता था, और कुछ और मिनटों के बाद उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या होगा अगर वह अपनी मां की तरफ से अपने चाचा को गुप्त रूप से अपने सभी शूरवीरों को देने के लिए राजी कर ले? आखिरकार वह एक राजकुमार था, तो क्या नीच कुलीनों को उसे अपने शूरवीर देकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए? और अगर वह अपनी इच्छा से ज्यादा भी पा सकता है, तो क्या वह अपने दूसरे भाइयों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा? जैसे जैसे जेम्स लगातार इस बारे में सपने देखता रहा कि उसे कितने शूरवीर मिलेंगे, उसका मन धीरे धीरे सिंहासन पर टिकने लगा। हे, इतने सारे शूरवीरों के होते हुए वह राजा कैसे नहीं हो सकता? हालांकि उसके भाई उसे अक्सर बेवकूफ कहते थे, लेकिन क्या वह अब समझदार नहीं था? जल्द ही मैं तुम सबको मुझ पर नजर डालने का पछतावा कराऊंगा।
जल्द ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बॉस कौन है। चैप्टर 275 बेमार्ड डॉट सिस्टम, क्या आप कम से कम मुझे ये तो बता सकते हैं कि वह भूतिया राजकुमार कैसा दिखता है? होस्ट, मैं नहीं बता सकता। तो पूछना बंद करो अंडरस्कोर डॉट। लैंडन इस बेवकूफ़ी भरे सिस्टम से पूरी तरह से हैरान था। उसने अभी अभी एक साइड मिशन एड्रियन के दौरान पूरा किया था और जल्द ही संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मिशन भी पूरा हो जाएगा। अब उसके पास नोपलाइन की सेना और उस भूतिया राजकुमार को शामिल करने का काम रह गया। डॉट हर साइड मिशन स्पष्ट और सीधे मुद्दे पर था, सिवाय उस भूतिया आदमी के बारे में, जैसे कि इतने सारे रहस्य के पीछे क्या है। उसे इस बात का कोई सुराग नहीं था कि वह आदमी वास्तव में कैसा दिखता था, साथ ही उस आदमी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। डॉट चाहे वह आदमी कोई किसान था, कोई कुलीन या कहीं गुलाम, वह उसे कैसे ढूंढ पाएगा? हे भगवान, अगर वह किसान था तो लैंडन को लगा कि वह बर्बाद हो गया है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी किसान के अंतिम नाम के बारे में जानने की जहमत नहीं उठाता, इसलिए उसे ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। साथ ही क्या आप जानते हैं कि वास्तव में पाइनो महाद्वीप में कितने लोग रहते हैं? ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था। डॉट कम से कम अगर वह गुलाम होता तो लैंडन के पास इन सभी मिशनों को करने से उसे खोजने की अधिक संभावना होती। जहां तक कुलीनता की बात है, लैंडन ने पिछली कुछ रातों में राजधानी और 2 अन्य प्रमुख शहरों में कई टेलीपोर्टेशन यात्राओं के लिए भुगतान किया था। और क्या आप जानते हैं कि उसे क्या मिला? बिल्कुल कुछ नहीं। किसी ने भी इस भूतिया राजकुमार के बारे में नहीं सुना था, यहां तक कि महल के लोगों ने भी नहीं। लैंडन को रोने का मन हुआ। डॉट होस्ट को इस सिस्टम से पूछना छोड़ देना चाहिए। जैसा कि इस सिस्टम ने कहा है, भूतिया राजकुमार तुम्हें ढूंढ लेगा। सिस्टम सोचता है, तुम सोचते हो, तो अगर तुम गलत हो तो मेरा क्या होगा? फिर अंत में होस्ट मर जाएगा और इस सिस्टम को एक नया होस्ट मिल जाएगा अंडरस्कोर डॉट। जैसे ही लैंडन ने उस लानत भूतिया राजकुमार के बारे में सोचा, वह जल्दी से सेना के सबसे बड़े ब्रीफिंग हॉल में से एक की ओर बढ़ गया। आज वह उन्हें उनके मिशन का विस्तृत खाका देने वाला था। डॉट इन मिशनों के लिए चून की पुरुष 5 अलग अलग शहरों की ओर जा रहे थे। लैंडन ने इन ऑपरेशनों का नेतृत्व करने के लिए अपने और कैप्टन बिली वेन के साथ सभी 3 मेजर जनरल को चुना था, और उनमें से प्रत्येक 800 की टीमों का नेतृत्व करेगा। इस मिशन के लिए कुल 4003 सैनिक जाएंगे। बेशक कैप्टन ट्रे इस बार रुक रहे थे क्योंकि वह उनकी अनुपस्थिति के दौरान बेमार्ड की रक्षा करने में लुसियस की सहायता करेंगे। डॉट क्या सभी लोग बैठ गए हैं? / उद्धरण चिन्ह हाँ महाराज / उद्धरण चिन्ह अच्छा अब आगे बढ़िए / उद्धरण चिन्ह हाँ महाराज / उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर डॉट। जैसे ही लैंडन कमरे में गया और अपने सामने लोगों की बड़ी भीड़ को देखा, और तुरंत कमरा जो पहले से ही बकबक से भरा हुआ था तुरंत शांत हो गया। और जैसे ही एक पल में सैनिक अपनी सीटों से उठे और लैंडन, लुसियस, कैप्टन बिली और 3 मेजर जनरलों मार्क, जोश और गैरी को सलाम किया। डॉट आराम से सैनिकों, आप सभी बैठ सकते हैं / उद्धरण चिन्ह ब्रू ब्रू ब्रू। जैसे ही सैनिक जल्दी से बैठे, लैंडन ने अपने पीछे ब्लैक बोर्ड पर कुछ बातें तेजी से लिखीं। कमरे को एक विशाल विश्वविद्यालय हॉल की तरह डिजाइन किया गया था ताकि बड़ी भीड़ को आसानी से जानकारी दी जा सके। डॉट आज हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण मिशन ब्रीफिंग के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन इस ब्रीफिंग को जारी रखने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी अपने दस्तों के अनुसार बैठ सकें। यहाँ आने से पहले आप सभी को ये ब्रीफ किया गया था कि आप किस टीम में होंगे, तो चलिए इसे इस तरह करते हैं। कोडनेम ब्लू ईगल टीम 1, आप सभी को मेरे बाईं ओर पहले कॉलम में बैठना चाहिए। रेड स्कॉर्पियो टीम 2, आप सभी अगले कॉलम में बैठेंगे। व्हाइट फैंग्स टीम 3, डेथ स्टार टीम 4 और क्रिम्सन ड्रैगन टीम 5 कृपया उसी क्रम में अगले 3 कॉलम में बैठें / उद्धरण चिन्ह _ डॉट। 5 मिनट बीत गए और एक बार जब सभी बैठ गए, लैंडन, लुसियस और दस्ते के नेता नाम पुकारने लगे और नक्शे जैसी जानकारी वाले लिफाफे देने लगे। डॉट इस मीटिंग से पहले लैंडन ने पुरुषों के साथ एक और निजी मीटिंग की थी और उन्होंने करीब 3 घंटे तक रणनीति पर बात की थी, और अंत में वे एक योजना लेकर आए थे जिसमें तीनों मेजर जनरलों कैप्टन बिली, लुसियस के साथ साथ लैंडन के विचारों का भी इस्तेमाल किया गया था। इसे सरल भाषा में कहें तो चूंकि लैंडन जानता था कि वह उनके साथ वहां नहीं होगा, इसलिए उसने सिस्टम से कई विस्तृत नक्शे खरीदे थे। कुल 5 नक्शे थे जो लक्ष्य शहर के पूरे लेआउट, प्रशिक्षण संपदा, भूमिगत शिविर, तटीय शहर के नक्शे और तटीय शहर से उनके निर्दिष्ट शहरों तक का एक सामान्य नक्शा भी दिखाते थे। इसलिए पुरुष अच्छी तरह से तैयार थे और आसानी से अपनी गतिविधियों की तैयारी कर सकते थे। डॉट बेशक जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पहले क्षेत्र का पता लगाना था और यह निर्धारित करना था कि वहां कितने गार्ड हैं, इससे पहले कि वे अपना कदम बढ़ा सकें। लेकिन फिर भी उनके पास एक सामान्य योजना थी जो प्रशिक्षण संपदा में दास शूरवीरों और भूमिगत शिविर में महिलाओं दोनों को बचा सकती थी। और अगर किसी योजना में बदलाव की जरूरत होती तो वे अपने नेता के सुझाव के अनुसार ऐसा करते। डॉट अभी उन्होंने उन्हें ये चीजें दी थीं
ताकि वे अपने काम पर जाने से पहले उनका अध्ययन कर सकें। पृथ्वी पर भी महान सैन्य जासूस अपने दुश्मनों का कई दिनों तक अध्ययन करते हैं। पहले के दिनों में ब्रिटिश जासूस अपनी चाल चलने से पहले महीनों तक जर्मन गतिविधियों का अध्ययन करते थे। किसी के लिए यह जानना जरूरी था कि उसका दुश्मन कैसे सोचता है, साथ ही कौन सी सड़कें लेनी हैं और दुश्मन के सभी शिविर कहाँ स्थित हैं। अध्ययन करना जरूरी था। लेकिन निश्चित रूप से जाने से ठीक पहले सैनिकों को उन्हें दी गई अधिकांश अध्ययन सामग्री वापस सौंपनी थी, जैसे कि कार्य योजना और इसी तरह की अन्य चीजें। इस तरह अगर वे कभी पकड़े गए तो उनके दुश्मन उनकी योजनाओं के बारे में नहीं जान पाएंगे जब तक कि वे मुखबिर न हों। इसलिए उनके व्यक्तिगत असाइनमेंट पर विस्तृत दस्तावेज जैसी चीज़ों को यहाँ बेमार में छोड़ना पड़ता था, और केवल वे दस्तावेज जो उन्हें अपने साथ ले जाने की अनुमति थी वे थे नक्शे। ठीक है, प्रत्येक लिफाफे में आप में से प्रत्येक के पास 8 दस्तावेज होने चाहिए। 5 मानचित्र, सामान्य मिशन का विस्तृत विवरण। आप सभी व्यक्तिगत रूप से क्या भूमिका निभाएंगे? क्या आप गुलाम शूरवीरों को बचाएंगे या महिलाओं को? आप कौन सी विशिष्ट भूमिकाएं निभाएंगे, जैसे महिलाओं के भूमिगत शिविर की ओर जाने वाले प्रवेश द्वारों में से एक की रखवाली करना, और उन चीज़ों की विस्तृत सूची जिनका आप सभी को ध्यान रखना होगा। कृपया, यदि आपके पास सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो कृपया हमें तुरंत सूचित करें। जैसे ही लैंडन बोल रहा था, पुरुषों ने जल्दी से अपने लिफाफे खोले ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि वे प्रस्थान करने से पहले पूरी तरह से तैयार होना चाहते थे। अब अगर आप सभी अपने नक्शे देखें तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि आप जिन शहरों की ओर जा रहे हैं वे सभी एक ही तटीय शहर हैं। तो ब्लू ईगल, रेड स्कॉर्पियो, आप दोनों पहले तटीय शहर की ओर एक साथ नौकायन करेंगे। जहां तक व्हाइट फेंग्स और स्क्वाड डेथ स्टार की बात है, आप दोनों एक दूसरे के साथ दूसरे तटीय शहर की ओर नौकायन करेंगे, और निश्चित रूप से क्रिम्सन ड्रैगन्स तीसरे तटीय शहर की ओर बढ़ेंगे। याद रखें, आप सभी के जाने से पहले मैं चाहता हूं कि नक्शे को छोड़कर बाकी सब वापस कर दिया जाए। आप इन वस्तुओं को आर्मी जनरल लुसियस के सचिव को वापस देकर ऐसा कर सकते हैं, और जो कोई ऐसा करने में विफल रहता है उसे बेमार छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन दस्तावेजों को वापस करने की तिथि 16 तारीख गुरुवार को शाम 4 बजे है। /उद्धरण चिन्ह __. संक्षेप में, जब पुरुष वे दस्तावेज वापस करेंगे तो उनके नाम एक निश्चित सूची में टिक किए जाएंगे, और यात्रा के लिए बोर्डिंग से ठीक पहले केवल उन नामों की सूची का उपयोग करके रोल कॉल किया जाएगा जिन पर टिक किया गया था। इस तरह केवल वे ही लोग मिशन के लिए रवाना होंगे जिन्होंने नियमों का पालन किया है। पुरुषों ने ध्यान से सुनते हुए किसी भी गलती से बचने के लिए जल्दी से तिथि रेखा को लिख लिया। अब आप में से कुछ 3 से 4 महीने के लिए बाहर हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक टीम को एक मोटी रकम दी जाएगी जो इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी यात्रा कितनी लंबी होगी। इस पैसे से आपका खाना पीना और अन्य सभी खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। इसमें अतिरिक्त जहाज़ों की खरीद भी शामिल है। कोई सवाल? /उद्धरण चिन्ह __. लोगों ने 1 घंटे तक और सवाल पूछे, और आखिरकार मीटिंग खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, इन आखिरी कुछ दिनों को अपने प्रियजनों को अलविदा कहने में बिताओ, क्योंकि अब से 4 दिन बाद हम रवाना होंगे। /उद्धरण चिन्ह. आपको पता होना चाहिए कि मिशन वास्तव में अप्रत्याशित थे। क्या होगा अगर उनमें से कुछ की वहां मृत्यु हो गई? इस खतरनाक यात्रा पर निकलने से पहले अपने नए परिवार के सदस्यों, नए प्रियजनों, बच्चों, गर्लफ्रेंड वगैरह को अलविदा कहना बेहतर था। यही बात लैंडन के लिए भी कही जा सकती है। उसे अगले 1 महीने के लिए बेमार छोड़ने से पहले लूसी, अपनी माँ और बाकी सभी के साथ समय बिताना था। साथ ही वह बेमार के पहले कार शो को कैसे मिस कर सकता था? सूरज की चमकीली किरणों में पक्षी चहचहा रहे थे, मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं, और लोग खुशी से घूम रहे थे जबकि गर्मी की हवा उनके गालों को धीरे धीरे सहला रही थी। क्या बढ़िया दिन है! ड्रुद्रुद्रुद्रुद्रु। इस अद्भुत दिन पर अति उत्साहित लोगों की एक बड़ी भीड़ बेमार्स कार सेल्स एंड रेंटल कंपनी की ओर जाती देखी जा सकती थी। जल्दी करो, अगर हम देर से पहुंचे तो हमें शेवरले बाई 2 वोल्ट नहीं मिलेगी। क्या आपको लगता है कि उनके पास सिर्फ यही कार है? /उद्धरण चिन्ह. चूंकि हमने अभी तक कोई दूसरी कार नहीं देखी है तो मुझे लगता है कि यही एकमात्र कार होनी चाहिए। /उद्धरण चिन्ह. मैं अपनी कार को काम पर ले जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। /उद्धरण चिन्ह. काम नहीं, मैं अपनी मंगेतर को इसमें ले जाना चाहता हूँ। /उद्धरण चिन्ह. मैं भी। /उद्धरण चिन्ह. मैं भी। /उद्धरण चिन्ह _. वर्तमान में कार बनाने वालों को छोड़कर ज्यादातर बेमार्डियन सिर्फ एक ही प्रकार और मॉडल की कार जानते थे, शेवरले बाई 2 वोल्ट, जो एक हैचबैक कार है। जरूर उन्होंने मिलिट्री कार, पुलिस कार वगैरह देखी थीं, लेकिन वे आम कारें नहीं थीं, या ऐसा उन्होंने सोचा। किसी को ये पता होना चाहिए कि उनमें से ज्यादातर 1 साल से गाड़ी चलाना सीख रहे थे। बेशक उन्होंने ट्रक चलाना सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन जब कार निर्माण कंपनी बनी तो उन्होंने साधारण कारों के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया था।
खैर, लैंडन ने कार परीक्षण कंपनी को लोगों को अभ्यास करने के लिए एक जैसी सैकड़ों कारें दी थीं। कार पूरी तरह से ड्राइविंग टेस्ट लोगों और कई शब्दों से ढकी हुई थी जो दिखाते थे कि कार कंपनी की है, इसलिए कार की खूबसूरती पूरी तरह से ढक गई थी। वास्तव में अगर वे स्टोर में एक ही तरह की कार और ब्रांड देखते तो वे चौंक जाते और संदेह करते। आमतौर पर ज्यादातर कंपनी की कारों पर पेंट किया जाता था ताकि लोगों को पता चले कि वे किस कंपनी की हैं। यह विज्ञापन का हिस्सा था। यही बात पुलिस कारों के लिए भी कही जा सकती है। वे कारें साधारण शेवरले इम्पाला थीं जिन्हें आम नागरिक चला सकते थे, लेकिन जब उन्हें रंग दिया जाता है और लोगो वगैरह से प्लास्टर कर दिया जाता है तो वे सरकारी संपत्ति बन जाती हैं। मूल रूप से निष्कर्ष यह है कि लोगों ने केवल यही सोचा था कि कार शो में सिर्फ वही कार होगी, लेकिन आज उन्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा कि वे कितने गलत थे, क्योंकि लैंडन ने वास्तव में विविधता प्रदान की थी। कार प्रकारों के लिए लैंडन ने 6 प्रकार बनाने का फैसला किया था और प्रत्येक प्रकार में कम से कम 3 अलग अलग कार मॉडल होंगे। कारों की सूची: पिकअप ट्रक टोयोटा किमल्यूक बाय 1, गार्मिक फोर्ड रेंजर 100, निसान टिमवेल फ्रंटियर X-3। कूप कार का प्रकार जिसमें पीछे का दरवाजा नहीं होता, पीछे की सीट पर जाने के लिए सामने के दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ता है। मर्सिडीज मोमोसी 2, BMW ल्योरिस F-1, फोर्ड विगिन्स मस्टैंग A-1। सेडान सबसे अच्छा उदाहरण पुलिस की कारें होंगी। होंडा सर्विक 1025, बायलैंड 1 शेवरले इम्पाला, होंडा एकॉर्ड लैंड -1, लिंकन हाइडो लिमोजीन, SUV, जीप रैंगलर ट्रे 1 आमतौर पर सैन्य या आउटडोर, रेंज रोवर लिंडेक्स -1, फोर्ड एक्सप्लोरर 1025, फोर्ड मार्क -50 लिमोजीन, हैचबैक, BY2 शेवरले वोल्ट, टोयोटा प्रियस 1025, निसान सोफ सोनिक। वैन, फोर्ड ट्रांजिट W2 कार चालित वैन छोटे डिलीवरी व्यवसायों जैसे कि फूल वाले और इसी तरह के अन्य के लिए। फोर्ड X4 ग्रेस -100 आमतौर पर एम्बुलेंस वैन की तरह दिखती है। बॉक्सबेरी X1 पार्सल मेल वैन की तरह दिखती है। प्लेटफॉर्म की U-Haul जैसी बड़ी चलती वैन की तरह दिखती है। टोयोटा वियाना 1025 मिनी वैन, डॉज ग्रैंड कारवां मिनी वैन। बस इतना ही। लंबी सूची को देखते हुए लैंडन को लगा कि उसने लोगों को चुनने के लिए विकल्पों की एक बड़ी श्रृंखला सफलतापूर्वक प्रदान की है। चाहे परिवार के लोग हों, अकेले लोग, उनके लिए सब कुछ उपलब्ध कराया गया था। मिनीवैन, 2 सीटर कारें, साधारण कारें और यहां तक कि लिमोजीन भी थीं। जरूर सूची में सैकड़ों कारें गायब थीं, लेकिन अभी के लिए यही करना होगा। जहां तक वाणिज्यिक वैन की बात है, जैसे कि चलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वैन, प्रत्येक प्रकार के अलग अलग आकार थे। 12 फीट से लेकर 24 फीट लंबी वैन जो या तो ऊंची छत वाली या कम छत वाली थीं, और यही बात लिमोजीन के लिए भी कही जा सकती है। वे 30 फीट से लेकर 40 फीट लंबी थीं और उनका इस्तेमाल होटलों, अन्य VIP सेवाओं, भविष्य की प्रोम गतिविधियों और निश्चित रूप से शाही परिवार द्वारा किया जाता था। और विविधता के मामले में बस इतना ही जोड़ने के लिए उन्होंने एक बड़े रंग के आकार के साथ भी काम किया था। कुछ कारें केवल 4 मुख्य रंग प्रदान करती थीं, जबकि अन्य 11 प्रदान करती थीं। उसने उन्हें काले, सफेद, लाल, गुलाबी, बैंगनी, ग्रेट सिल्वर, हरा, नीला, पीला, नारंगी और भूरा रंग दिया था, और प्रत्येक रंग पैलेट में कोई हल्के रंग भी पा सकता था, हल्का पीला नीला या गहरा गहरा नीला। संक्षेप में, विविधता अभी कोई मुद्दा नहीं थी। जब कारों के नामों को देखते हुए लैंडन ने पृथ्वी के मूल नाम रखे थे, साथ ही लोगों के नाम भी जोड़े थे। सच कहूं तो वह पृथ्वी के बारे में भूलना नहीं चाहता था, और ये छोटी छोटी चीजें उसे खुश रखती थीं, साथ ही उसे यहाँ अपने उद्देश्य की याद दिलाती थीं। कीमतों की बात करें तो कुछ कारों की कीमत 4500 बेस थी, जबकि अन्य की कीमत 20,000 बेस थी, और निश्चित रूप से लैंडन ने कार भुगतान योजनाएं भी बनाई थीं। कुछ लोग 5 साल के लिए किश्तों में भुगतान कर सकते हैं या अभी अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सी कार चाहिए, और इसके अलावा उनके पास कार बीमा करवाने का विकल्प भी था और इसी तरह की अन्य चीजें भी। ये सब उन पर निर्भर करता था। ये कार योजनाएं हर चीज को ध्यान में रखती थीं, भुगतान एक्सटेंशन से लेकर कार में बदलाव, स्विच वगैरह। लैंडन को उम्मीद थी कि दिन के अंत तक हर कोई अपनी कार खरीदकर खुशी खुशी चला जाएगा। जहां तक कार चलाने की बात है, चूंकि सिस्टम ने संधि हस्ताक्षरित देशों को बेमार्ट के भीतर गाड़ी चलाने की अनुमति दी थी, उन्हें कोई भी वाहन खरीदने से पहले ड्राइविंग सबक भी लेना होगा। बाकी दुनिया के लिए, माफ करें, उन्हें बस सार्वजनिक परिवहन लेना होगा। फ्री भीड़ में हलचल थी, क्योंकि लोग पैक किए गए सार्डिन की तरह आगे बढ़ रहे थे। बस स्टॉप से निकलने के बाद कार्मेलो और उसका गिरोह जल्दी से ही खुश भीड़ में शामिल हो गया था। बेशक एड्रियन उनके साथ नहीं आया था, क्योंकि वह अभी भी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहा था। सभी ने हाथ थामे, क्योंकि वे इस पागलपन के सागर में अलग नहीं होना चाहते थे। और बहुत जल्दी गिरोह जल्द ही विशाल कंपनी के सामने पहुंच गया। ओह, ये बहुत बड़ा था।
ये किसी मॉल की पहली मंजिल जैसा लग रहा था और इसमें एक मॉल की पार्किंग भी थी। खैर, ये यहाँ एकमात्र कार किराए पर लेने और बिक्री करने वाली कंपनी थी, इसलिए लैंडन निश्चित रूप से इसे बड़ा बनाने जा रहा था। डम 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 डम। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उनके कदम अनजाने में बढ़ गए। जैसे ही वे अपने सामने विशाल सामने के दरवाजे पर पहुंचे। प्रिय मेहमानों का स्वागत है। चैप्टर 277। सभी लोग स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने 50 से अधिक अलग अलग कारों को प्रदर्शित होते देखा। उनके जबड़े खुले रह गए और उनकी आंखें विस्मय में चमक उठीं, और एक पल के लिए वे सांस लेना लगभग भूल गए थे। प्रिय अतिथियों का स्वागत है। हाँ, आपका भी स्वागत है। उद्धरण चिन्ह, आपका भी स्वागत है। अंडरस्को। उन्हें 1 मिनट लगा इससे पहले कि वे आखिरकार अपने होश में आ पाते। ये किस तरह की प्रतिक्रिया थी? कितना शर्मनाक। कर्मचारी ने उन्हें ब्रोशर सौंपते हुए बड़ी मुस्कान दी, जिसमें आज प्रदर्शित सभी कारों के नाम सूचीबद्ध थे। ऊपर देखते हुए उन्होंने तुरंत दीवारों पर कई साइनबोर्ड देखे। SUV, कूप, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तुरंत सभी की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने पहली तरह की कारों को देखा। SUV। किसी को ये पता होना चाहिए कि जब से वे यहाँ आए हैं, वे बसें, पुलिस की गाड़ियां वगैरह देख रहे थे और उन्हें चलाने के बारे में भी बहुत उत्सुक थे। और इससे भी बदतर, उन सभी ने पहले गो कार्ट रेसिंग की कोशिश की थी, यहाँ तक कि कार्मेलो और बाकी के आदमी और गार्ड भी। सच कहूं तो ये भावना कुछ ऐसी थी जिसे वर्णन करना हास्यास्पद रूप से कठिन था, और अब उनके सामने कारों को देखकर वे कैसे प्रसन्न नहीं हो सकते थे। विशाल संग्रह कारों के सामने आने के उस पल के भीतर उनके शरीर और दिमाग में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वे उत्साह से पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गए हों। हे भगवान, ये किस तरह की कार है? बैटन हैमिल्टन ने उत्साह से कहा। वह कार के चारों ओर उछल कूद कर रहा था जैसे कोई बच्चा क्रिसमस ट्री के चारों ओर नाच रहा हो। जीप रैंगलर ट्रे 1। अरे, उसे यह कार लेनी ही थी। रैंगलर का भूरा काला रंग, इसके मजबूत आकर्षक फीचर्स के साथ। हैमिल्टन को जल्दी ही लगा कि यह कार किसी भी चीज से टकरा सकती है। संक्षेप में, उसने सोचा कि अगर वह इसे चट्टान से नीचे धकेल दे तो भी यह बिना किसी नुकसान के बच जाएगी। तारांकन बैरन, कृपया ऐसा न करें। मजेदार बात यह है कि उसे लगा कि यह उन छद्म सेना कारों से बहुत मिलती जुलती है जिन्हें वह चारों ओर देख रहा था, और वह गलत नहीं था क्योंकि वे बिल्कुल एक जैसी ही थीं। सैनिकों के लिए बस हरा छद्म। जीप रैंगलर पथरीले रास्तों, सहारा और अन्य कठिन इलाकों के लिए बेहतरीन है। ये ऑफ रोड और स्पोर्टी गतिविधियों के लिए बनाया गया वाहन था, और इसकी दमदार विशेषताओं को देखते हुए हैमिल्टन को लगा कि कार हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहेगी। मैं ड्राइविंग सबक के लिए कहाँ साइन अप करूं? जबकि हैमिल्टन जीप को देखकर सचमुच लार टपका रहा था, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को तुरंत ही गुलाबी रेंज रोवर से प्यार हो गया जिसे उन्होंने देखा था। गुलाबी रंग के 3 शेड उपलब्ध थे, और उनमें से कुछ में कार का अंदरूनी हिस्सा भी गुलाबी था, जबकि अन्य शेड में अंदर का हिस्सा सिर्फ काला था। डचेस मीना कार्मेलो की बहन, डचेस मैगारा कार्मेलो की पहली पत्नी, डचेस ओथेना कार्मेलो की दूसरी पत्नी और सांता की 3 बहनें तुरंत ही अपने पतियों की ओर मुड़ गईं। प्रिय, क्या यह उन सभी में सबसे अद्भुत कार नहीं है? उद्धरण चिन्ह। प्रिय, मुझे ये चाहिए। उद्धरण चिन्ह। प्रिय, क्या ये हमारे लिए एक अच्छी पारिवारिक कार नहीं होगी? उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को। अपनी पत्नियों की बात सुनते ही सभी पुरुषों को सिरदर्द होने लगा। वे उन कारों में मरते हुए नहीं पकड़े जाएंगे। तुम दोनों काली, सफेद या नीली वाली को अपने पीछे क्यों नहीं ले जाते? कार्मेलो ने असहाय होकर पूछा। नहीं, वे बहुत बदसूरत हैं, मैगारा ने जिद करते हुए उत्तर दिया। बिल्कुल, वे बदसूरत हैं, ओथेना ने नाराजगी जताते हुए कहा। लेकिन वे एक ही तरह के हैं, सिर्फ उनका रंग ही फर्क है, तो आप इसे क्यों नहीं बदल देते? आखिरकार, ये सिर्फ एक रंग है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चूंकि आपने इसे इस तरह रखा है, तो यह वास्तव में सिर्फ एक रंग है, तो गुलाबी रंग ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। और इसके अलावा आपको गुलाबी रंग से क्या परेशानी है? उद्धरण चिन्ह। रंग ने आपको कभी क्या नुकसान पहुंचाया? उद्धरण चिन्ह। अंडरस्को। कार्मेलो ने अपनी प्यारी पत्नियों को देखते हुए अपना सिर हिलाया। उनकी हमेशा साथ देने वाली पत्नियों की टीम का क्या हुआ? वे 5 साल के बच्चों की तरह क्यों व्यवहार कर रही थीं? उसे मानना पड़ा, उन्हें वे प्यारे लगे, लेकिन क्या वे इतने अनुचित नहीं हो सकते थे? भूल जाओ, उन्हें खुश रहने दो। कार्मेलो ने अपनी पत्नियों को समझाने की कोशिश करना छोड़ दिया, और यही बात दूसरे पुरुषों के लिए भी कही जा सकती है। औरतों को मनाने के बाद पूरा गिरोह कमरे में सबसे लंबी गाड़ियों पर जल्दी से ठोकर खा गया। ये क्या थीं, और वे सभी इतनी आकर्षक क्यों लग रही थीं? फोर्ड मार्क -50 लिमोजीन। इस पूरे समय देखने के दौरान वे कर्मचारियों को उनके सामने खड़ी कारों के बारे में बात करते हुए सुन रहे थे। प्रत्येक कार मॉडल प्रकार के सामने कोई भी कम से कम एक कर्मचारी को वहां खड़ा हुआ पा सकता था।
उदाहरण के लिए, भले ही 11 अलग अलग रंग की रेंज रोवर गुलाबी, हरा आदि थीं, उन कारों के अलावा सिर्फ एक -2 कर्मचारी होंगे, क्योंकि वे सभी सिर्फ एक मॉडल रेंज रोवर लिंडेक्स 1 का प्रतिनिधित्व करते थे। और अपने सामने कर्मचारियों को देखकर हर कोई जल्दी से ढेर सारे सवाल लेकर कर्मचारी के पास गया। मिस, क्या यह अभी भी एक कार है? उद्धरण चिन्ह, यह बाकी कारों से लंबी क्यों है? उद्धरण चिन्ह, क्या ये सड़कों पर मुड़ सकती है? उद्धरण चिन्ह, क्या इसके अंदर खाना बनाया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह अंडरस्को। बहुत शांति से कर्मचारी ने उन्हें तुरंत जवाब दिया, और कार के बारे में और अधिक समझने के बाद उन्हें जल्दी से एहसास हुआ कि यह कार लग्जरी के लिए थी। क्या हम अंदर देख सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, बेशक आप देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, अन्य कारों के साथ वे उनमें झांकने में सहज थे, क्योंकि वे सामान्य दिखने वाली थीं। लेकिन यह एक अलग मामला था। यह इतना लंबा और शानदार था कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इसे देखना चाहिए या नहीं। संक्षेप में, कार को छूना भी ऐसा लगा जैसे वे सोने को छू रहे हों। सभी ने कार के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला और तुरंत चौंक गए। मम्मी, अंदर एक छोटा सा घर है। देखो, इसमें अलमारियां भी हैं। उद्धरण चिन्ह, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? वहां रोशनी और दर्पण के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह, और देखो, फर्श पर भी कालीन बिछा हुआ है। उद्धरण चिन्ह, कितना शानदार! उद्धरण चिन्ह, ये निश्चित रूप से शानदार था। कुछ देर तक एसयूवी की प्रशंसा करने के बाद वे जल्दी से अन्य प्रकार की कारों की ओर चले गए। उन्होंने पिकअप ट्रक देखे, जिनसे वे लोग फिर से प्यार करने लगे। साथ ही सेडान, हैचबैक, कूप और वैन भी। अपनी पूरी कार देखने की यात्रा के दौरान वे आश्चर्यचकित, रोमांचित, उत्साहित और प्रेरित थे। वे सभी एक ही विचार के साथ वहां से चले गए, और वह था अपना ड्राइवर लाइसेंस प्राप्त करना। दूसरी ओर लैंडन, कार्मेलो और उसके गिरोह से बहुत पहले ही कार शो में जा चुका था। बेशक वहां अपनी यात्रा के अंत तक लूसी और ग्रेस को गुलाबी और हल्के हरे रंग की रेंज रोवर्स मिल गई थी। माँ किम को एक प्यारा बैंगनी कूप मिला था, और माँ विनी को एक नारंगी पिकअप ट्रक मिला था। लैंडन थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि उसने आज सुबह कार कंपनी में जाने पर लोगों के उत्साहपूर्ण भावों के बारे में सोचा। कोई कह सकता है कि यह पूरा शो एक पूर्ण सफलता थी। और अब जब सारा मामला खत्म हो गया है, तो अंततः उसके जाने का समय आ गया है। वारंट अधिकारी ग्रे मिल्ली, उद्धरण चिन्ह, प्रस्तुत सर, उद्धरण चिन्ह, प्राइवेट ब्लेक ग्लोवर, उद्धरण चिन्ह, प्रस्तुत सर, उद्धरण चिन्ह, अंडरस्को। जैसे ही सैनिकों के नाम पुकारे जा रहे थे, वे उसी के अनुसार जल्दी से अपने जहाजों पर चढ़ गए। और जब ये सब चल रहा था, लैंडन पुरुषों के दूसरे समूह की ओर चला गया। उसके सामने 16 अन्य सैनिक खड़े थे। ये लोग अगले आने वाले मिशनों के लिए उसके नए जासूस थे। संक्षेप में, लैंडन उन्हें दूसरे साम्राज्यों में भेजना चाहता था। विशेष रूप से वह उन्हें उन शहरों में भेजना चाहता था जहां वे दूसरे शिविर थे। जैसा कि लैंडन ने कहा था, नोप्लाइन के पास टैरिक में 9 बेस, अर्काडिना में 5, डेफेरस में 7, योर्डान में 4 और कैरोना में 3 बेस थे। तो कुल मिलाकर 28 ठिकाने थे, और सिस्टम ने उसे उनमें से कम 60% को आत्मसात करने की आवश्यकता थी। इसलिए लैंडन ने टैरिक को इससे बाहर रखने का फैसला किया। किसी को पता होना चाहिए कि टैरिक नोप्लाइन का असली मुख्यालय था, और नोप्लाइन के पास 9 प्रशिक्षण शिविर थे, साथ ही वहां 9 भूमिगत गुलाम शिविर भी थे। ये जगह उसकी शरणस्थली थी। ये वन पीस में मरीन हेडक्वार्टर में घुसपैठ करने जैसा था। जरूर लफी ने ऐसा किया, लेकिन कभी कभी इस तरह की हरकतें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती थीं। और दूसरी बार कुछ भी नहीं बदलता, वन पीस में इसकी मौत। लैंडन ने सिस्टम के मॉनिटर से इन शिविरों को देखा था, और वे अपने आप में किले की तरह थे। यह अकेले ही दिखाता है कि नोप्लाइन टैरिक के भीतर कितनी मजबूती से जड़ें जमाए हुए थी। संक्षेप में, लैंडन के लोग सिर्फ छोटे छोटे समूहों के साथ इतनी बड़ी चुनौती लेने के लिए तैयार नहीं थे। अगर लैंडन टैरिक पर हमला करता, तो वह हर कैंप की ओर कम से कम 5000 से 7000 लोगों को भेजता, न कि सिर्फ 800 लोगों को। हाँ, हर कैंप। अगर भविष्य में वह नोल्पाइन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहता, तो उसे ऐसा करने के लिए अपनी पूरी सेना का कम से कम 50% हिस्सा निकालना पड़ता। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से निपटने में कोई भी कभी भी बहुत सावधान नहीं हो सकता। और सबसे बुरी बात यह है कि ऐसे लोगों के पास आमतौर पर अपने गठबंधन और बैकअप सेनाएं होती हैं, जैसे नोप्लाइन की बहन, जो वर्तमान में पूरी टेरिकन सेना को नियंत्रित कर रही थी। लैंडन ने वहां की स्थिति को देखा था, और वह पूरी तरह से स्तब्ध था। उस महिला ने अपने पति को जहर दे दिया, अपने बेटे को गद्दी पर बिठा दिया, और यहां तक कि टैरिक में सब कुछ नियंत्रित कर लिया। तो अब वह अपने लोगों को वहां भेजने के बारे में कैसे सोच सकता था? वह और कुछ नहीं कह सकता था। टैरिक बाहर था। इसलिए उस साम्राज्य को छोड़कर लैंडन को एहसास हुआ कि अगर वह बाकी पर ध्यान केंद्रित करता, तो वह उन प्रशिक्षण शिविरों में नोप्लाइन की 64% सेना को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लेता।
जो एक पासिंग ग्रेड था और अभी के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। और जब ये जासूस वहां थे तो वे जानकारी इकट्ठा करते और सैनिकों के आने का इंतजार करते, शिविरों में शामिल होने और हमला करने से पहले। जहां तक दोनों समूहों के एक दूसरे से मिलने का सवाल है, लैंडन एक सरल समाधान लेकर आया था। मूल रूप से उसने जो नक्शे दिए थे उनमें से उसने सभी के नक्शे में एक स्थान को घेरा था, और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र था। विशेष रूप से यह एक बार था। बार सीमा रेखा औसत था क्योंकि यह अन्य बार की तुलना में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं था, और साथ ही यह अलोकप्रिय भी नहीं था। ये बहुत बढ़िया नहीं था, ये बुरा या भयानक भी नहीं था, ये बस ठीक था। साथ ही बार में रहना भी उनके लिए जानकारी इकट्ठा करने और यह जानने का एक बढ़िया तरीका था कि शहर में कौन नया है। इसलिए निश्चित रूप से यह जरूरी था। जासूसी मिशनों के दौरान जब साथियों से मिलने की कोशिश की जाती है, कभी कभी झाड़ियों में छिपने की तुलना में सादे स्थान पर छिपना सबसे प्रभावी तरीका होता था। योजना सरल थी। जब ये जासूस अपने लक्षित शहरों में पहुंचते तो उन्हें नौकरी मिल जाती और वे रोजाना शराब पीने के लिए इन बार में जाते, और उनका वहां रहना ताकि भविष्य में आने वाले सैनिक उनसे आसानी से संपर्क कर सकें। अभी के लिए जासूस सप्ताह में 1 या 2 बार उन बार में जा सकते थे, क्योंकि लैंडन को यकीन था कि जिन सैनिकों को लड़ना था वे जल्द ही उन साम्राज्यों में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जासूस इस समय सीमा के दौरान बार में कम जा सकते थे, लेकिन फरवरी से कृपया उन्हें हर शाम 9 बजे वहां पहुंचना था। खैर, फरवरी भी थोड़ी जल्दी थी। आपको ये जानना होगा कि उनमें से कुछ स्थानों पर बेमाद से उनके लक्षित तटीय बंदरगाहों तक पहुंचने में 3 से 5 महीने लगते थे। समुद्र के किनारे के शहरों से निकलकर अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ने की तो बात ही छोड़िए। जब तक कुछ जासूस बसते तब तक निश्चित रूप से दिसंबर के आसपास का समय हो चुका होता, और दूसरों के लिए ये नवंबर हो सकता था। तब तक लैंडन और कुछ दस्ते अपने अपने मिशन से वापस आ चुके होते, और अगर वे फिर से रवाना होते तो वे शायद सर्दियों के अंत या वसंत की शुरुआत में इन साम्राज्यों में पहुंच जाते। इसलिए फरवरी उन जासूसों के लिए उनके आने की उम्मीद करने के लिए थोड़ी जल्दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार जाना पड़ता और चीजों पर नजर रखनी पड़ती। सुरक्षा, समय और दूरी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था। लैंडन दूसरे साम्राज्यों में और ज्यादा लोगों को भेज सकता था, लेकिन एक साथ अपनी कई सेनाएं भेजना समझदारी नहीं थी। इस मिशन को 1.5 साल में पूरा करना था, इसलिए लैंडन निश्चित रूप से अपने आदमियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने में अपना समय लेगा। वैसे भी बार में रहते हुए जासूसों को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे रात 9 से 11 बजे बिताने की बाध्यता थी। ये मध्ययुगीन समय था, मांस और शराब साथ साथ चलते हैं, इसलिए सभी पीने के स्थानों पर भोजन की पेशकश की जाती थी। इसलिए यदि वे पीना नहीं चाहते थे तो वे इसके बजाय खा सकते थे, उन बार में समय बिताने के लिए कुछ भी। और जब सैनिक आते तो उनमें से 1 या 2 भेष बदलकर पब में आ जाते। फिर ये सैनिक थोड़ी शराब पीते और नशे में होने का नाटक भी करते, और कुछ मिनटों के बाद वे 1 या 2 गुप्त शब्द चिल्लाते ताकि जासूसों को पता चल जाए कि वे यहाँ हैं। कहने की जरूरत नहीं है, बाकी इतिहास बन जाएगा। जहां तक इन सभी साम्राज्यों तक पहुंचने की बात है, लैंडन ने उन सभी को ले जाने के लिए एक जहाज की मांग की थी, और उन्हें एक तटस्थ स्थान पर उतारकर वापस लौटना था। वहां से भले ही उन्हें किसी दूसरे जहाज पर चढ़ना पड़े या घोड़े पर सवार होकर कई मैदानों से गुजरना पड़े, इन जासूसों को ये सब अपने आप ही करना होगा। इस यात्रा के लिए सेना ने उन्हें अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन दिया है, तो उम्मीद है कि उन्हें लूटा नहीं जाएगा। ठीक है, आप सभी के जहाज पर चढ़ने का समय हो गया है। आप में से 16 लोग योदान और डैफरिस साम्राज्यों में जा रहे हैं। भले ही आपके मिशन आगामी मिशनों की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको मिशन को रद्द करना है तो ऐसा करें और भाग जाएं। उसके बाद हमें तुरंत एक पत्र भेजें। भले ही पत्र को हमारे पास पहुंचने में 5 महीने या 6 महीने लगें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप हमें अपनी स्थिति से अवगत कराएं। क्या मैं स्पष्ट हूँ? /उद्धरण चिन्ह। हाँ महाराज। /उद्धरण चिन्ह। अच्छा, अब आप जहाज पर चढ़ सकते हैं। /उद्धरण चिन्ह _ समय तेजी से बीतता गया और बहुत जल्द सभी जहाजों पर सवार हो गए और खुले पानी में जाने के लिए तैयार हो गए। सभी सैनिक बहुत रोमांचित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश के लिए यह उनका पहला मिशन था। वे बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके दिल खुशी से जोर से धड़क रहे थे। कितना रोमांचक। चैप्टर 279 प्रोफ सिटी अर्काडिना। तुम मूर्ख हो, तुम आहा। /उद्धरण चिन्ह पाह। बड़े से बंद दरवाजे के बाहर से उनके बेचारे पीड़ितों पर जोरदार थप्पड़ों की बारिश की आवाज सुनी जा सकती थी, और कमरे के अंदर 3 आदमी अपने मालिक के सामने दयनीय रूप से घुटने टेकते हुए देखे जा सकते थे। उनके चेहरों पर इतनी जोर से थप्पड़ मारे गए थे कि उन पर कई हथेलियों के निशान देखे जा सकते थे। साथ ही यहाँ वहाँ खून के छोटे छोटे निशान भी थे। आपको पता होना चाहिए कि उनके मालिक को ढेर सारी सुनहरी अंगूठियां पहनना पसंद था।
तो निश्चित रूप से उनके चेहरे सूज गए थे, जैसे कि वे किसी अज्ञात वायरस से संक्रमित हो गए हों। तुम मूर्ख हो, मैंने तुम सबको एक आसान काम दिया था, शैनन या उसे मारने वाले को ढूंढो। लेकिन तुमने क्या किया, तुम इधर उधर घूमते रहे। अगर वे 3 नाइट कैप्टन नहीं होते जिन्होंने मुझे राजधानी लौटते समय सूचित किया, तो मुझे कैसे पता चलता कि शैनन मर चुका है। उद्धरण चिन्ह ब्रेन कैंग गुस्से में था। क्या तुम्हें पता है कि वह शैनन के बारे में खबर का कितने समय से इंतजार कर रहा था? अब 1 साल से ज्यादा हो गया है, रो कर। अगर उसे पता होता कि शैनन पहले ही मर चुका है, तो क्या वह पूरे पश्चिमी क्षेत्र को जीतने के लिए पहले ही कदम नहीं उठा लेता? हाँ, शैनन की तरह ही वह भी अर्काडिना को बांटना चाहता था, पश्चिमी क्षेत्र को बाकी हिस्सों से अलग करके। ठीक यही वजह थी कि शैनन उसका दुश्मन था, क्योंकि वे दोनों एक जैसे थे। वे अब 13 साल से ज्यादा समय से गुप्त रूप से लड़ रहे थे, और एलेक्स के लोगों के जरिए अपने दुश्मन की मौत के बारे में पता लगाना। इसका मतलब था कि एलेक्स निश्चित रूप से उस पर नजर रखेगा। वह मूर्ख नहीं था। शैनन की मौत के बाद इस क्षेत्र में उसके खिलाफ जाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत वाले लोग नहीं बचे थे, और एलेक्स ये जानता था। अगर उसका अनुमान सही था तो एलेक्स जल्द ही उसे एक पत्र भेजेगा, और भले ही उसे नहीं पता था कि वहां क्या लिखा होगा, लेकिन वह जानता था कि यह उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। एक तो एलेक्स उस बेकार शहर के स्वामी को शहर पर शासन करने में मदद करने के लिए एक और भी शक्तिशाली शक्ति भेज सकता था, और चूंकि वह व्यक्ति एलेक्स का जासूस होगा, इसका मतलब यह होगा कि वह अब अपनी ज्यादातर गतिविधियां नहीं कर पाएगा। किसी को यह जानना था कि कैनिस प्रोफ्स शहर के भीतर कानून था, साथ ही सभी पड़ोसी गांवों और कस्बों के भीतर भी कानून था। एक 24 वर्षीय युवा शहर का स्वामी था जिसने अपने दिवंगत पिता का कर्तव्य निभाया, लेकिन वह कैन के खिलाफ क्या कर सकता था? यह इस धारणा के कारण था कि कैन ने लड़के के पिता को गुप्त रूप से मारने के बाद लड़के को जीने के लिए छोड़ दिया था। उसे लगा कि लड़का एक कीड़ा है जिसका इस्तेमाल कभी उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एलेक्स उस लड़के की मदद करना चाहता था तो निश्चित रूप से शहर के भीतर उसकी शक्ति पूरी तरह से कम हो जाएगी। आखिरकार कैन एलेक्स द्वारा भेजे गए लड़के के मासिक वेतन का 60% ले रहा था, साथ ही यहाँ शहर के स्वामी की अधिकांश सेना को नियंत्रित करता था। ये सब अभी भी राजा को धोखा देने के अपराध के तहत आरोपित किया जा सकता है, क्योंकि उसने एलेक्स को अनगिनत मौकों पर बताया था कि वह उससे अधिक नियंत्रित नहीं करता है जितना उसे नहीं करना चाहिए। सेना को अपने आप बढ़ाने के बारे में झूठ बोलना बहुत ही संदिग्ध था। और अब अगर एलेक्स के अधिकारी जासूस स्थायी रूप से रहने के लिए आ गए, तो क्या उस पर आरोप नहीं लगाए जाएंगे, उसकी शक्तियों को छीन नहीं लिया जाएगा, निर्वासित नहीं किया जाएगा या उसे मार नहीं दिया जाएगा? यहाँ बहुत कुछ विचार करने की बात थी, और मामले को बदतर बनाने के लिए वह ऐसी खबरों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस पूरे समय उसने भी मान लिया था कि शैनन छिपी हुई है, इसलिए इस पल भी यह उसके लिए बहुत अविश्वसनीय था। वह अपने कट्टर दुश्मन के बारे में बात कर रहा था, तो वह ऐसे कैसे मर सकता है? धिक्कार है, ये बहुत बुरा था। उसने शैनन और उसे इतने लंबे समय तक जीवित क्यों रखा? इसका कारण ये था कि वे एक दूसरे से लड़ सकें और शक्ति संतुलन को बनाए रख सकें। लेकिन अब जब वह विजेता है, तो एलेक्स उसे ऐसे ही कैसे जीतने दे सकता है? कोई गलती न करें, यहाँ तक कि जब वह शैनन से लड़ा था, वे दोनों एक दूसरे को मारने से बचने के लिए काफी सावधान थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे बस एक दूसरे की ताकतों को कमजोर करना या आत्मसात करना चाहते थे। संक्षेप में, जब तक एलेक्स अभी भी जीवित था, उनके लिए एक दूसरे को मारना बेवकूफ़ी होगी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एलेक्स को नीचे गिराने के लिए एक साथ काम करने के बारे में सोचा था, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति बहुत अविश्वासी थे। क्या होगा अगर उनमें से एक ने दूसरे को धोखा दिया? कोई कह सकता है कि कैन एलेक्स से ज्यादा शैनन से नफरत करता था, और शैनन ये जानती थी, इसलिए उनके पास एकमात्र विकल्प था कि वे ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाएं, एक दूसरे को आत्मसात करें या अपंग बना दें। लेकिन अब शैनन के मर जाने के बाद कैन जानता था कि अब से उसका शांतिपूर्ण जीवन अचानक अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली और उस कमीने को कोसने लगा। शैनन, तुम कमीने, मरने के बाद भी तुमने उसे नीचे खींचने का कोई रास्ता निकाल ही लिया। जब उसने अपने सामने घुटने टेक रहे लोगों को देखा तो उसे लगा कि उन्हें पीट पीट कर मार डालूं। अगर उन्हें पता चल जाता कि शैनन की मौत राजा से पहले हो गई थी, तो क्या अब तक वह पश्चिमी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं कर लेता? तब तक क्या वह एलेक्स के किसी भी अचानक हमले के लिए तैयार नहीं होता? ये सब उनकी गलती थी। बूम 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 बूम। शैनन ने जल्द ही अपने थप्पड़ों को भयंकर भूसे में बदल दिया था। क्या तुम जानते हो कि तुमने मुझे कितनी मुसीबत में डाल दिया है? उद्धरण चिन्ह, तुम बेकार के कुत्ते हो। उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर। जिसका चेहरा उसे पसंद नहीं आता था वह मुक्का मार देता था। कैन किसी भी दिशा में मुक्का मार रहा था। जब उसने अपना WBA करियर शुरू किया तो पुरुषों ने अपनी चीखें रोकने की पूरी कोशिश की। उनका निचला जबड़ा, गाल और पूरा चेहरा
अचानक पंचिंग बैग में बदल गया था। उसने एक की नाक तोड़ दी थी, साथ ही एक के दांत भी उखाड़ दिए थे। अभी ये लोग कैन को एलेक और शैनन जैसे लग रहे थे। कमीने। 30 मिनट बाद पुरुष सभी बेहोश हो गए थे। तुम सब वहां, इन मूर्खों को अभी बाहर खींचो, कैन ने कहा। उसने अपने दर्शक कक्ष के चारों ओर खड़े सभी पहरेदारों की ओर इशारा किया। हाँ मेरे प्रभु, उद्धरण चिन्ह, ब्रू ब्रू ब्रू। पहरेदारों ने तेजी से काम किया और बहुत जल्द कमरे में अब केवल 3 लोग बचे थे। अब जब कैन ने अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया था तो उसका दिमाग फिर से काम करने लगा। वोक्सन, जेडिट्स, तुमने मेरे प्रभु को बुलाया है। उद्धरण चिन्ह, मेरे पास तुम्हारे लिए नए काम हैं। उद्धरण चिन्ह, 7 बजे। रिंग 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 रिंग। अलार्म घड़ी बज उठी और लेवी जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेवी प्रशिक्षण में एक फायरमैन था। वह जुलाई के दौरान बेमार में उन अन्य दासों और शूरवीरों के साथ आया था जो नोप्लाइन के कोरोना शिविरों से आए थे, और अब तक वह वास्तव में यहाँ अपने समय की तरह था। वह कैसे नहीं कर सकता था। 2 साल पहले उसे और उसके पूरे परिवार को गुलामी के उस कभी न खत्म होने वाले दुष्वप्न में फेंक दिया गया था। उस समय वह सिर्फ 13 साल का था। उनके माता पिता उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए मारे गए, और वह अपने 7 वर्षीय भाई, अपनी 10 वर्षीय बहन और अपनी 16 वर्षीय बहन के साथ नोप्लाइन के आदमियों द्वारा जबरदस्ती ले जाया गया था। कैद में रहते हुए उसने अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए देवी सेरेना से प्रार्थना की थी, और आखिरकार उसने उसकी पुकार सुनी थी। हाँ, डेफेरिस के एक व्यक्ति के रूप में देवी सेरेना ही वह थी जिसने सितारों, चांद, भूमि और जीवन को बनाया था। इसलिए उसने उनकी पूजा की और उनसे लगातार प्रार्थना की। पिछले 2 वर्षों से एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता था जब वह उनसे प्रार्थना किए बिना जाता था, और अब वह और उसका परिवार आज़ाद थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसकी सबसे छोटी बहन उन भूमिगत सेक्स शिविरों में प्रवेश करने के सिर्फ 3 महीने बाद ही मर गई थी। जब उसकी बड़ी बहन ने उसे बताया कि वह किस दौर से गुजरी थी तो उसे दर्द और गुस्सा महसूस हुआ। उसे अपने दर्द से छुटकारा पाने में पूरा 1 महीना लग गया, यहाँ चर्च की मदद से। पहले वह चर्च नहीं जाता था क्योंकि वह जानता था कि वह अर्काडिना के पूर्वजों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने आखिरकार ऐसा किया तो वह इस बात से बहुत हैरान था कि यह अनुभव कितना उपचारात्मक था। एक तरह से ये थेरेपी की तरह था। चर्च ने शायद ही कभी पूर्वजों का उल्लेख किया हो, लेकिन ज्यादातर दृष्टांत और नैतिक कहानियां दी, जिससे लोगों को न्याय, प्रेम, स्वतंत्रता और उद्देश्य की भावना मिली। इसने स्वर्ग की बात की जिससे हर कोई जुड़ सकता था, साथ ही नरक नामक किसी स्थान के बारे में भी बताया जहां सभी बुरे लोग जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने कभी इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं किया कि कौन सा भगवान या विश्वास बेहतर है। इसलिए सभी को लगा कि वे चर्च से जुड़ सकते हैं। यहाँ बेमार्डियन बाइबल की कहानियां इतनी मार्मिक थीं कि एक बार वह भी चर्च में चुपके से रो पड़ा था। इस पूरे अनुभव ने उसे अपने दिल को ठीक करने का समय दिया, और उम्मीद की कि उसकी छोटी बहन और उसके माता पिता वास्तव में स्वर्ग चले गए होंगे। अब उसका दिल शांत था और उसने बेमार्ड को अपने नए घर के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। कौन नहीं करेगा? खाना, लोग, वेतन, काम। संक्षेप में सब कुछ किसानों और गुलामों के लिए एक सपना सच होने जैसा था। अपने दिल में वह हमेशा लैंडन के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता था। वह उसे हीरे और सोना नहीं दे सकता था, लेकिन वह राजा को अपनी गंभीर प्रार्थना और वफादारी दे सकता था। मेरे राजा, आप धन्य रहें और लंबे समय तक जीवित रहें। बम 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 बम। भाई उठो, तुम्हें देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह, आमतौर पर सबसे पहले उठने वाले के रूप में उसके नए दोस्तों ने हमेशा उसे जगाने का काम सौंपा था, क्योंकि बहुत जल्दी उन्हें एहसास हो गया था कि जब भी उनकी अलार्म घड़ी बजती थी तो वे हमेशा इसे 5 मिनट या उससे भी कम समय के लिए स्नूज कर देते थे। ओह, उन पर भरोसा करो, वे उस लानत स्नूज विकल्प के कारण कक्षा में बहुत देर से पहुंचे थे। तो अब लेवी उनकी नई अलार्म घड़ी थी। मैं उठ गया हूँ, मैं उठ गया हूँ। कई फुसफुसाती आवाजें आईं। लेवी ने उनके कमरे तब तक खटखटाना बंद नहीं किया जब तक कि वे खुल नहीं गए। सभी ने जल्दी ही सफाई की और कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। नाश्ता सुबह 7:30 से 8:45 बजे तक था, तो अगर वे इसे मिस कर गए तो बस उन्हें सैंडविच और कपकेक जैसे पैक किए हुए भोजन और स्नैक्स खरीदने होंगे। गैर आवासीय भवनों के भीतर सभी छोटे कैफेटेरिया से। भाई, आज तुम्हारा शेड्यूल कैसा है? डेक्स ने पूछा। मेरे पास दोपहर 3:30 बजे तक की कक्षाएं हैं, और उसके बाद मेरी अल्कमी उद्योग में 6 घंटे की शिफ्ट है। लेवी ने आइसक्रीम का कटोरा खाते हुए जवाब दिया। उसे जज मत करो, उसे यह बहुत पसंद आया, और संयोग से उनके यहाँ आवासीय भोजन कक्ष में इसके कई स्वाद थे। लेवी, आप सभी सिर्फ नफरत करने वाले हैं। मैं भी। अभी मेरी कक्षाएं हैं और बाद में रात भर की शिफ्ट है। उद्धरण चिन्ह, नहीं, मेरे लिए नहीं, आज सिर्फ मेरी कक्षाएं हैं। उद्धरण चिन्ह, खाने के बाद वे जल्दी से अपनी कक्षाओं में चले गए। लेवी ने अपनी घड़ी देखी और राहत की सांस ली।
वह अपनी पहली कक्षा के लिए समय पर पहुंच गया था। सीमित स्थान बचाव 2. सीमित स्थान बचाव में 2 कक्षाएं थीं। पहली कक्षा में सिद्धांत पढ़ाया जाता था और दूसरी ये वाली व्यवहारिक के लिए थी। बहुत जल्दी उसने अपने लाल और पीले रंग की धारीदार सुरक्षा वस्त्र पहन लिए, साथ ही अपना हेलमेट, सुरक्षा चश्मा और दस्ताने, और जल्दी से अपने सामने जमा भीड़ में शामिल हो गया। आज आप 2 श्रमिकों को बचाएंगे जो एक सीमित स्थान में फंसे हुए हैं। विशेष रूप से श्रमिक भूमिगत कुछ सीवेज पाइपों पर काम कर रहे थे और एक दुर्घटना हुई। गैस रिसाव हुआ और सड़ते हुए सीवेज से हाइड्रोजन सल्फाइड ने उन श्रमिकों को जल्दी से बेहोश कर दिया। जैसा कि आप सभी अपनी अन्य कक्षाओं से जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की कम सांद्रता मनुष्यों के लिए विशेष रूप से हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर सांद्रता बहुत अधिक हो तो मुझे कौन बता सकता है कि क्या होगा? व्याख्याता ने पूछा। तुरंत कई हाथ एक साथ उठे। हाँ, विवियन, उद्धरण चिन्ह। सर, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की सांद्रता बहुत ज्यादा होती तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती और इससे पीड़ित को दृष्टि संबंधी समस्याएं, श्वसन पक्षाघात, बेहोशी, मतली, दौरे, कंपन और सबसे बढ़कर उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और बाद में उनकी मृत्यु हो सकती है। बिना ऑक्सीजन के हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते सर। उद्धरण चिन्ह। सही। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप सभी अपने दूसरे पाठों के दौरान वाकई ध्यान दे रहे हैं। तो उच्च सांद्रता अपने शिकार को कितनी तेजी से मार सकती है? हाँ, क्लियर। उद्धरण चिन्ह। सर, एक्सपोजर के 1 से 4 घंटे के भीतर। उद्धरण चिन्ह। हम और मुझे कौन बता सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उच्च सांद्रता होने पर हमें कौन सा कोड नाम अलर्ट रिपोर्ट किया जाता है? लेक्चरर ने पूछा। फिर से एक साथ कई हाथ उठे। कोड नाम सभी संस्थानों में अनिवार्य थे, अस्पतालों में भी ये थे। कोड रेड आग और विस्फोटों के लिए था, कोड वाइट निकासी के लिए था, पीला खतरनाक रिसाव के लिए था, सिल्वर सक्रिय शूटर के लिए था और इसी तरह। यह आमतौर पर श्रमिकों को ये पहचानने में मदद करता था कि कोई आतंकवादी है, खराब मौसम है या कुछ और। हालेवी, उद्धरण चिन्ह। सर, हाइड्रोजन सल्फाइड की उच्च सांद्रता के लिए ये कोड GHS3 होगा। G का मतलब है गैस, HS का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड और 3 का मतलब है इसकी विषाक्तता का स्तर। उद्धरण चिन्ह _ व्याख्याता ने कई अन्य प्रश्न पूछे और एक बार जब वे समाप्त हो गए तो उन्होंने जल्दी से उन्हें 8 के समूहों में रखा और उन्हें सिमुलेशन बिल्डिंग में ले गए। ठीक है, जब हम बुलाएंगे तो सभी टीमों को तैयार हो जाना चाहिए और जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वर्तमान में सभी छात्र विशाल सिमुलेशन परिसर के बाहर खड़े थे। ये बहुत चौड़ा था और 4 मंजिल ऊंचा भी था। इस इमारत में पहली मंजिल पर केवल 4 कमरों में कुर्सियां, सोफे या कोई भी फर्नीचर था। उस मामले के लिए संक्षेप में, इमारत एक विशाल हैमस्टर प्लेहाउस की तरह थी जिसमें कई सुरंगें, छेद, पाइप वगैरह थे। सभी 4 मंजिलों को वास्तविक जीवन के अनुभवों को अनुकरण करने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया था। उदाहरण के लिए, किसी को जलती हुई इमारत से 4 मंजिल ऊंची नीचे उतरना पड़ सकता है, इसलिए परिसर के भीतर चौथी से पहली मंजिल तक एक विशाल खाली क्षेत्र था जहां से छात्र प्रत्येक स्तर पर निश्चित रूप से अपने हॉर्नेस के साथ कूद सकते थे। निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए इमारत के भीतर प्रत्येक उत्तेजना पाठ्यक्रम के भीतर कई दरवाजे लगाए गए थे। इस तरह कोई यहां केवल एक व्याख्याता के साथ आ सकता था और कभी अकेले नहीं। कहीं ऐसा न हो कि वे बिना किसी सुरक्षा गियर के 3 फीट नीचे गिर जाएं। वैसे भी आज वे पहली से तीसरी मंजिल के पश्चिमी विंग में अपना सिमुलेशन कर रहे होंगे। इस विंग में कई विशाल 3 मीटर पाइप थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और तीसरी मंजिल तक फैले हुए थे। कभी कभी पाइप एक लूप में सर्पिल होते थे और कभी कभी पाइप सीधे होते थे। इन पाइपों के अलग अलग आकार भी थे, कुछ 2 मीटर के पाइप थे, अन्य 1 मीटर के ढेर थे और इसी तरह। और पाइपों के अलावा आसपास कई बड़े टैंक, ड्रम और छोटे शिपिंग कंटेनर भी थे। संक्षेप में, ये पूरा कमरा भूमिगत कारावास अंतरिक्ष बचाव के लिए था। बचाव सिमुलेशन शुरू हुआ और कई टीमें एक एक करके आगे बढ़ीं और जल्द ही लेवी की बारी भी आ गई। टीम 8, आप तैयार हैं?